हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 651 माइकल कैसे भूत बन गया। 3 कदम दर कदम माइकल थग की ओर बढ़ा, जितना संभव हो सके उतनी कम आवाज करते हुए। उसने एक हाथ में जंग लगा चाकू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में पिस्तौल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पॉलीथीन बैग। जब माइकल थग से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था तो उसने अपने कदम रोक दिए, इधर उधर देखा और गहरी सांस ली, खुद को शांत किया। वह धीरे धीरे थग की ऊंचाई से मेल खाने के लिए खड़ा हुआ। धीरे धीरे वह थग की ओर बढ़ा और जितनी जल्दी हो सके खंजर को थग के गले में घोंप दिया। अपने दुबले पतले शरीर के बावजूद उसकी ताकत ने स्पेक्टर को हैरान कर दिया। उसके जैसे बच्चे के लिए जंग लगे चाकू से थग की मोटी खाल में घुसना आसान नहीं था, लेकिन माइकल ने इसे इतना सरल और आसान बना दिया। जैसे ही जंग लगा चाकू थग के गले में घुसा, वह गुर्राया। घाव से खून बह निकला, लेकिन इससे पहले कि वह मेज और फर्श पर फैल पाता, माइकल ने थग के सिर के चारों ओर पॉलीथीन की थैली डाल दी। थग ने हिंसक रूप से संघर्ष किया। नशे की हालत के कारण थग उतना मजबूत नहीं था जितना वह सामान्य रूप से होता है। माइकल ने अपना पतला हाथ थग की गर्दन के चारों ओर लपेटा, जंग लगे चाकू को एक छोर से दूसरे छोर तक घुमाया। जब माइकल का चाकू स्वरयंत्र तक पहुंचा तो उसके जंग लगे चाकू को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एक हत्यारे के रूप में जिसने अनगिनत गले काटे हैं, स्पेक्ट्रे जानता था कि वास्तव में मानव गला काटकर किसी को मारना कितना कठिन है। यह उतना आसान नहीं था जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। बेटा का थग ने माइकल को गर्दन से पकड़ते हुए उसका सिर घुमाने की कोशिश की। पॉलीथीन बैग से थग की आंख में छुरा घोंपने के बाद माइकल ने तुरंत थग के गले के बीचों बीच छुरा घोंप दिया। खून की कमी और माइकल की आश्चर्यजनक रूप से मजबूत पकड़ के कारण थग धीरे धीरे बेहोश हो गया। स्पेक्ट्रे को आश्चर्य हुआ कि माइकल ने थग को छुरा घोंपना बंद नहीं किया। उसने सुनिश्चित किया कि थग के बचने या वापस लड़ने का कोई मौका न रहे। धमाका! अंत में थग कुर्सी के साथ जमीन पर गिर गया। पलक झपकते ही माइकल मोटे थग के ऊपर चढ़ गया। उसने जंग लगे चाकू को थग की ठोड़ी में घुसा दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह चिल्लाए या चीखे नहीं। आखिरकार इतने सारे वार और काफी संघर्ष के बाद माइकल थग के शरीर से नीचे जमीन पर लुढ़क गया। उसकी छोटी सी छाती बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। थग के सिर के चारों ओर बंधे पॉलीथीन बैग ने सुनिश्चित किया कि खून जमीन पर जमा न हो। जमीन पर कुछ मिनट आराम करने के बाद माइकल ने खुद को संभाला। माइकल ने अपने दिल में बाकी गुस्से को बाहर निकालने के लिए थग को उसके पैरों के बीच से लात मारी और कहा, रूबी को चोट पहुंचाने की यही सजा है। गोदाम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एकदम सन्नाटे में स्पेक्ट्रे ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ सब कुछ देखा। आखिरकार उसे अपने कौशल को प्रशिक्षित करने और सिखाने के लिए एक उचित प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया था। उसने मशहूर हत्यारों के कई बच्चों को देखा था। उन्हें छोटी उम्र से ही अगली पीढ़ी के हत्यारे बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन स्पेक्ट्रे ने उनमें से उस तरह की तीव्र हत्यारी आभा नहीं देखी थी जैसी उसने माइकल में महसूस की थी। वह जन्मजात हत्यारा था। माइकल ने बची हुई ताकत के साथ शरीर को गोदाम के दूसरी तरफ बड़े छेद की ओर खींचने की कोशिश की। उसी समय स्पेक्ट्रे ने आकाश में बिजली चमकने पर कुछ परछाइयां देखीं। पदचिह्नों की आवाज़ सुनकर माइकल का शरीर तनावग्रस्त हो गया। वह किसी भी बच्चे की तरह घबरा गया। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन थग उसकी अपेक्षा से ज्यादा भारी था। आज तुम अपना बटुआ क्यों भूल गए, जेमी? 2 पहरेदारों ने दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला। वे माइकल और उनके सहयोगी के पास जा रहे थे। अब जबकि माइकल ने थग को मार दिया था, उसके पास सिर्फ 2 विकल्प थे। शव को छोड़कर भाग जाए या दूसरे 2 पहरेदारों को मारने की कोशिश करे। माइकल जैसे दुबले पतले बच्चे के लिए यह संभव नहीं था, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। इसलिए अगर माइकल को शव को छोड़कर भागना पड़ा तो दोनों पहरेदार शव को देख लेंगे। बेशक उस समय स्पेक्ट्रे को आश्चर्य नहीं होगा अगर थग सच्चाई जानने के लिए हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने का फैसला करते। माइकल के लिए सौभाग्य से स्पेक्ट्रे ने अपने जल्द ही शिष्य बनने वाले व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया। वह बस बीम से नीचे कूद गया और बिना कोई आवाज़ किए माइकल से कुछ मीटर दूर उतर गया। क्या तुम्हें बच्चे के साथ मदद की ज़रूरत है? माइकल की मांसपेशियां सख्त हो गईं। उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसने चौंक कर ऊपर देखा और देखा कि स्पेक्ट्रे उसकी ओर आ रहा है। अंधेरे के कारण माइकल उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन एक बात पक्की थी, वह इस गिरोह का सदस्य नहीं था। कम से कम उसने गिरोह जैसा कपड़ा तो नहीं पहना था। इस समय 2 गार्ड इस जगह पर आ रहे हैं, स्पेक्ट्रे ने चुपचाप कहा, बस इतनी जोर से कि माइकल उसे सुन सके। माइकल ने खून से सने जंग लगे चाकू को और कसकर पकड़ लिया और स्पेक्ट्रे को अपनी आंखों से उसे मार डालने की धमकी दी। उसकी आंखें स्पेक्ट्रे से डरने के बजाय शिकारी थीं। कौन? तुम कौन हो? माइकल ने पूछा। पहली बार उसकी आवाज़ में थोड़ा डर था। उसे अपनी जान की नहीं बल्कि दूसरे बच्चों की चिंता थी।
किसी और बच्चे को उसके जैसे ड्रग तस्कर बनने देने के डर ने माइकल को डरा दिया। उसके विपरीत उनके पास दूसरे गैंगस्टर, अपराधी और पुलिस को चकमा देने की बुद्धि नहीं थी। वे इन दुष्ट प्राणियों के अधीन एक छोर से दूसरे छोर तक ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करते हुए एक सप्ताह भी जीवित नहीं रह सकते थे। मैंने देखा है कि तुम क्या कर सकते हो, माइकल। माइकल सदमे से दंग रह गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम मेरा पीछा कर रहे थे। माइकल को एहसास हुआ कि उसे आज दोपहर ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे छात्र बनो। माइकल ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। इस तथ्य के बावजूद कि उसने एक गुंडे को बेरहमी से मार डाला था, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए काफी शांत था। किस तरह का छात्र? तुम्हें हत्यारा बनना कैसा लगता है? माइकल ने स्पेक्ट्रे को सिर से पैर तक देखा। तुम्हारा मतलब हिटमैन है? माइकल ने पूछा। वह हिटमैन शब्द से परिचित था क्योंकि उसने गोदाम में कई लोगों को देखा था। उसने उनके लिए कुछ डिलीवरी भी की थी। वे गैंगस्टरों से अलग नहीं थे, बस लोगों को मारने में बेहतर थे। आलू आलू, अगर तुम सहमत हो तो तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, तुम्हें हारना होगा। स्पेक्ट्रे ने एक पल के लिए चारों ओर देखा। मेरा एक परिवार है, माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा। हालांकि ड्रग खच्चर बनना वह नहीं था जो वह चाहता था, कम से कम वह अनाथालय में दूसरों के साथ रह सकता था और रूबी को एक हद तक बचा सकता था। उस कमीने को यहाँ रहना चाहिए। स्पेक्ट्रे और माइकल ने गुंडों को सुना। उनके कदमों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। माइकल के लिए समय कम होता जा रहा था। स्पेक्ट्रे उन दो चीज़ों को मारे बिना भी बच सकता था, लेकिन उसे शक था कि माइकल ऐसा कर सकता है। समय कम होता जा रहा है, बेटा। या तो तुम मेरा छात्र बनने के लिए राजी हो जाओ या फिर उन दो गुंडों के हाथों पकड़े जाओ। अगर तुम किस्मत वाले हुए तो वे तुम्हें मार देंगे और बाकी को मत छूना। तुम एक होशियार बच्चे हो, तुम समझ सकते हो कि वे उनके साथ क्या करेंगे, है न? स्पेक्ट्रे ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। मैं किस्मत वाला नहीं हूं, माइकल ने धीरे से कहा। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि बाकी दो गुंडे आएंगे। उन्हें कम से कम 2 घंटे बाहर रहना चाहिए था। एक ही बार में उसकी योजना गड़बड़ा गई। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? तुम नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। टिक टॉक, छोटे आदमी। डॉट डॉट टिक टॉक, स्पेक्टर ने धीरे से कहा। गुंडे उस बिंदु के करीब पहुंच गए जहां माइकल उनकी परछाई देख सकता था। उसके और दो गुंडों के बीच सिर्फ कुछ टोकरियां थीं। मुझसे वादा करो कि तुम बाकी लोगों को यहां से बहुत दूर एक असली अनाथालय में डालोगे, और मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे। तुमने खुद के लिए एक सौदा कर लिया। स्पेक्टर ने माइकल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए माइकल उलझन में लग रहा था क्योंकि वह आदमी उसके खून से सने हाथ को मिलाना चाहता था। एक लंबी गहरी सांस के साथ माइकल ने उसका हाथ मिलाया। जिस तरह स्पेक्ट्रे ने माइकल को एक हत्यारा के रूप में पहचाना, माइकल को भी उसके सामने वाले आदमी के बारे में यह अजीब एहसास हुआ। वह अपने पूरे जीवन में जानलेवा अपराधियों से निपटता रहा था और उनमें से किसी में भी इतनी तीव्र हत्या की आभा नहीं थी। माइकल को लगा जैसे उसने एक परम शिकारी से हाथ मिलाया हो। ओरसो, तुम कहाँ हो? दोनों ठग अंततः माइकल और स्पेक्ट्रे के सिलहूट देखने के लिए टोकरियों के चारों ओर चले गए। क्या? वे घबरा गए। उन्होंने होलिस्टर में बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेक्ट्रे उनसे तेज था। पलक झपकते ही उसने अपनी पीठ पर लगी साइलेंसर पिस्तौल निकाली और उनकी आंखों के बीच में गोली मार दी। उनके शरीर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गए। स्पेक्ट्रे की गति ने माइकल को भयभीत कर दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि अभी क्या हुआ था। अच्छा, माइकल अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। अजनबी ने अपनी गति से उसे चौंका दिया। अब क्या? हम बच्चों को ले जाकर कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ दें? माइकल ने अपना सिर झुकाया। याद रखो, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं भूत बन जाऊंगा और तुम्हारी बाकी की जिंदगी तुम्हें सताता रहूंगा। जब माइकल ने देखा कि वह आदमी चुप है, तो माइकल ने उसे धमकी दी। उसे आश्चर्य हुआ, वह आदमी बस हंस पड़ा। तुम्हें भूत बनने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसी जगह आ रहे हो जहां कोई तुम्हें नहीं जानता और तुम भी किसी को नहीं जानते। बदले में मैं दूसरों को एक बेहतर जगह, एक असली अनाथालय में रखूंगा और इतना पैसा दूंगा कि वे अपनी बाकी की जिंदगी खुद की देखभाल कर सकें। यह माइकल ने अपने जीवन में लिया पहला सबसे कठिन फैसला था। उसने एक अजनबी पर भरोसा किया कि वह सब कुछ पीछे छोड़ देगा, यहाँ तक कि वह जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करता था, रूबी, ताकि वे एक बेहतर जिंदगी जी सकें। जहां तक रूबी और बाकी लोगों का सवाल है, माइकल गोदाम में हुए विस्फोट में मर गया। नतीजतन पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन्हें एक बेहतर जगह पर भेज दिया जहां एक गुमनाम दानकर्ता ने उनके नाम पर एक बड़ी रकम जमा की ताकि वे अपनी बाकी की जिंदगी एक शानदार जिंदगी जी सकें। आज भी रूबी हर महीने घड़ी की सुई की तरह माइकल की कब्र पर जाती है और अपने पहले बेटे का नाम माइकल के नाम पर रखती है।
स्पेक्ट्रे के पागल होने और माइकल द्वारा बनाए गए अनाथालय पर हमला करने से पहले माइकल हमेशा रूबी पर नज़र रखता था और उसे दूर से देखता था। उसे अपने परिवार के साथ देखना हमेशा उसके लिए हर काम को सार्थक बनाता था। रूबी से व्यक्तिगत रूप से न मिल पाना माइकल का धरती पर एकमात्र अफसोस था। अध्याय 652 भूत का शिकार करना। फ्लोटिंग कैसल के अंदर रोवेना ठंडी धुंध से भरे अपने कमरे में ध्यान में बैठी थी। जब उसने पदचिह्न सुने तो उसकी आंखें झपक उठीं। धीरे धीरे रोवेना ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि बाइनिंग कमरे में प्रवेश कर रही है। उसके हाथ में एक सुनहरा चर्मपत्र था। उसने मेरा आवेदन अस्वीकार नहीं किया है न? रोवेना ने पूछा। उसने नहीं किया, पवित्र युवती, बाइनिंग ने कहा। उसे आश्चर्य हुआ। उसने रोवेना को आहें भरते हुए देखा। मुझे इसकी उम्मीद थी। रोवेना शालीनता से अपने पैरों पर खड़ी हुई। धुंध धीरे धीरे रोवेना की ओर बढ़ी क्योंकि वह कमरे में मौजूद सारी धुंध को सोख रही थी। मुझे वहाँ कितने समय तक अध्ययन करना होगा? रोवेना ने पूछा। प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए 1 वर्ष। 4 वर्ष, रोवेना ने कहा। उसे अपना समय अध्ययन में बर्बाद करना पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक पवित्र युवती के रूप में उसे प्रत्येक विशेषज्ञता में कुशल होने की आवश्यकता थी। अंदर ही अंदर रोवेना जानती थी कि माज़ेरोथ में पढ़ाई करना समय की बर्बादी नहीं है। बस उसने अपने जीवन में पहले कभी किसी रहस्य या अकादमी में भाग नहीं लिया था, इसलिए यह उसके लिए एक नया अनुभव होने वाला था। तुम अपनी पढ़ाई की शुरुआत अल्केमिस्ट के घर से करोगी। यहाँ तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ है, पवित्र युवती। अपनी कलाई के एक झटके से बाइनिंग ने अपनी स्पेस रिंग से जेड ग्रीन रोब सहित कई चीज़ें निकालीं। रोवेना ने चांदी का चर्मपत्र उठाया और उसे खोला। रूबी हो, क्या तुमने ये नाम चुना है? रोवेना ने पूछा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था जिससे बाइनिंग यह नहीं बता सकती थी कि उसे यह नाम पसंद है या नहीं। तुम्हें 3 दिन में माज़ेरोथ जाना है, पवित्र युवती, बाइनिंग ने कहा। चांदी का चर्मपत्र एक तरफ फेंकते हुए रोवेना ने अपनी नज़रें बाइनिंग पर टिका दीं। तुम मुझे पिशाचों के बारे में कब बताने वाली थी, बाइनिंग? रोवेना ने पूछा। जब तक रोवेना ने शाही समाचार नहीं देखा तब तक उसे भी पिशाचों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि स्काईहॉल को उनके अस्तित्व के बारे में पता था। इससे रोवेना को आश्चर्य हुआ कि स्काईहॉल के बुजुर्गों ने उनके अस्तित्व को उसके सामने प्रकट न करने का फैसला क्यों किया। एक पल के लिए बाइनिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन पर सन्नाटा छा गया। ये बाइनिंग द्वारा लिया गया निर्णय नहीं था। इसके बजाय बुजुर्गों ने उसे पवित्र युवती के साथ पिशाचों के अस्तित्व को साझा न करने का आदेश दिया। वे चाहते थे कि पवित्र युवती बाहर जो कुछ भी हो रहा था उससे यथासंभव दूर रहे। क्या बुजुर्गों ने तुम्हें ऐसा न करने के लिए कहा था? बाइनिंग का दिल धड़क उठा। रोवेना ने शांति से बाइनिंग से सवाल किया, जैसे कि उसने बूढ़ी औरत के मन की बात पढ़ ली हो। बाइनिंग की खामोशी रोवेना के लिए उसके सवाल का जवाब जानने के लिए काफ़ी थी। जब मैं सिंहासन पर चढ़ूंगी तो बहुत सारे बदलाव होंगे, बाइनिंग। रोवेना के शब्द अधिकार और प्रभुत्व से भरे हुए थे। हालांकि रोवेना को पवित्र युवती चुना गया था, लेकिन उसे सिंहासन पर चढ़ने के बाद ही बड़ों पर अपनी पूरी शक्ति और अधिकार मिलेगा। उस सिंहासन को पाने के लिए उसे अमर अवस्था तक पहुंचने की जरूरत थी। तब तक वह केवल नाम की पवित्र युवती होगी। मेरे पिता एक बुजुर्ग पिशाच से लड़ते हुए लगभग मर गए थे। क्या तुम्हें पता है? रोवेना ने बूढ़ी औरत से फिर से सवाल किया। बूढ़ी औरत उसके साथ तब से है जब वह छोटी थी। हालांकि हाल ही में उसके पास बहुत सारे रहस्य होने लगे थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो बैनिंग को उससे कुछ भी छिपाने का आदेश दिया गया था। रोवेना को गोपनीयता से नफरत थी, खासकर उन लोगों से जो उसके करीबी थे। रोवेना को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि उसे एंड्रूज से युद्ध के मैदान में क्या हुआ था ये जानना था। जब तक एंड्रूज ने उसे नहीं बताया कि क्या हुआ था, तब तक उसे नहीं पता था कि उसके पिता एक एल्डर वैम्पायर से लड़ते हुए लगभग मर गए थे। हो सकता है कि उसने अभी तक किसी से लड़ाई न की हो, लेकिन उसने सुना था कि एक एल्डर वैम्पायर कितना शक्तिशाली हो सकता है। तुम हाल ही में बहुत सारे रहस्य छिपा रही हो, बाइनिंग। रोवेना की आंखें शिकारी हो गईं। उसके शरीर से ठंड निकल रही थी, जिससे बाइनिंग पर एक पतली क्रिस्टल परत बन गई। मेरे पास सारी शक्तियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मार सकती हूं। बाइनिंग ने बहुत डर कर एक कदम पीछे हट लिया। चाहे वे उसे अपने पक्ष में करने के लिए कितने भी संसाधन क्यों न डालें, उसने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। रोवेना के लिए परिवार से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। इसलिए जब कोई चीज़ उसके परिवार को खतरे में डालती तो वह एल्डर्स की इच्छा के विरुद्ध पवित्र युवती के क्रोध को उन पर ले आती। जितना वह अपने परिवार से प्यार करती थी, उतना ही वह गलत और सही को भी महत्व देती थी। अन्यथा वह उस समय ही घोस्ट को मारने चली जाती जब उसे पता चलता कि उसने टूर्नामेंट में एंड्रूज के साथ क्या किया। नूह की तरह रोवेना ने भी एंड्रूज को दोषी ठहराया और घोस्ट का आभार माना कि उसने एंड्रूज को नहीं मारा, जबकि वह आसानी से ऐसा कर सकता था। सच कहूं तो रोवेना ने एंड्रूज पर उसे अपने प्रेम मामले में शामिल न करने के लिए ठंडे स्वर में चिल्लाया।
वह कैथरीन के पिता को पवित्र युवती के रूप में आसानी से मना सकती थी। एक पवित्र युवती की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत कौन करेगा? कोई नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो रोवेना अपने परिवार की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इससे पूरा स्काईहॉल रोवेना से डरने लगा और रोवेना से हैरियट के बारे में सब कुछ छिपाने की पूरी कोशिश की। नतीजतन हर बार जब बाइनिंग सोचती कि रोवेना उसके परिवार के बारे में सच्चाई जान गई है और स्काईहॉल ने उनके साथ क्या किया है, तो वह डर के मारे पसीने से तर हो जाती। जब रोवेना ने पलट कर देखा तो बाइनिंग ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके कंधे से दबाव का पहाड़ उतर गया हो। भूत। रोवेना ने माइकल के बारे में सोचा। वह उसके प्रति आभारी महसूस कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने उसके परिवार को बचाया था। सबसे पहले उसने उसकी बहन को बचाया, फिर उसने उसी दिन उसकी मां को एक हत्या से बचाया। अंत में उसने उसके पिता को एक एल्डर वैम्पायर से बचाया था। उसकी आंखों में ठंडी हत्यारी मंशा खत्म हो गई और कोमलता का भाव दिखाई दिया। वह उससे मिलना चाहती थी। सौभाग्य से मेजरोंथ ने उसे उससे मिलने का एक सही मौका दिया था। ईव के महल में वापस माइकल बिस्तर पर गया को सहला रहा था। चूंकि कुछ दिनों में सर्दी शुरू होने वाली थी, इसलिए रात इतनी ठंडी थी कि उसे चिमनी जलानी पड़ी और सिस्टम स्टोर से एक मोटा कंबल खरीदना पड़ा। सिस्टम को अपग्रेड करने, एक प्राचीन आइस कोर खरीदने और एक एल्डर वैम्पायर को मारकर ढेर सारे बदमाश अंक अर्जित करने के बाद उसने सारी अराजकता से एक ब्रेक लिया और गया के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने का फैसला किया। 4 दिनों में उन्हें मेजरोंथ लौटना होगा जहां वे इस तरह सो नहीं सकते। इसलिए माइकल ने गया के साथ जल्दी बिस्तर पर जाकर उसे कसकर गले लगाकर सो गया। वेदोरा की तरह के बारे में सच्चाई जानने के बाद नाइटमेयर ने वेदोरा के साथ रहने का फैसला किया ताकि वे अकेले महसूस न करें। रात शांत और शांतिपूर्ण थी। कमरे में गूंजने वाली एकमात्र आवाज़ आग की लपटों के नीचे पटाखे की चिंगारी और गया की नर्म कराहें थीं जब भी वह उसे कसकर गले लगाता था। मोटे कंबल के नीचे माइकल ने अपने काले स्वेटपैंट के अलावा कुछ नहीं पहना था। सब कुछ इतना शांत और शांत था जब तक कि कहीं से माइकल के बिस्तर के ऊपर एक चमकदार चमक दिखाई नहीं दी। माइकल की आंखें अचानक खुल गईं। उसके संदेह के अनुसार गया अब उसके बगल में नहीं थी। इसके बजाय वह केवल ऊंचे पेड़ देख सकता था। सूखे पेड़ के पत्ते उसकी सांस के नीचे टूट गए। उसने धीरे धीरे खुद को जमीन से उठाया और ये देखने की कोशिश की कि वह कहाँ है और वहां कैसे पहुंचा। उसने चांद रहित आकाश की ओर देखा। फिर उसने इधर उधर देखा लेकिन हिला नहीं। जहां तक उसकी नज़र जाती थी वहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। ये स्पष्ट था कि वह जंगल में था, लेकिन ये पेड़ों और घने पत्तों वाला वर्षावन नहीं था, बल्कि जंगल एक शीतोष्ण शंकुधारी जंगल था। पीले सूखे पत्तों ने जमीन को ढक रखा था। वातावरण में आग ऊर्जा की कमी को देखते हुए माइकल ने अनुमान लगाया कि वह दक्षिणी महाद्वीप में कहीं था, जिससे उसे एक और सवाल उठा, वह यहाँ कैसे आ गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया है, क्योंकि एक पल वह हवोर में था और दूसरे पल वह दूसरे महाद्वीप में था। लेकिन कैसे? यही सवाल उसके दिमाग में था। अचानक जंगल में किसी के सीटी बजाने की आवाज़ गूंजी। यहीं पर शिकारी शिकार बन जाते हैं। सीटी बजने के बाद माइकल के सिर में एक शांत मोटी आवाज़ गूंजी। आवाज़ हर दिशा से आती हुई प्रतीत हुई, जिसने माइकल को भ्रमित कर दिया। हालांकि जिसने भी उसे टेलीपोर्ट किया था उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि माइकल अभी भी दक्षिणी महाद्वीप में आग ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। नतीजतन वह अपने पर्यावरण मानचित्र के साथ घुसपैठिए का पता लगाने में सक्षम था। पूरी कहानी जानने के लिए माइकल ने शक्तिहीन होने का नाटक किया। ये जानने से पहले कि वह यहाँ क्यों था और कैसे उस आदमी ने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया, अपनी असली शक्ति दिखाना नासमझी होगी। पिछली बार जब माइकल ने जांच की थी तो सिस्टम के अलावा कोई भी किसी को दक्षिणी महाद्वीप में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। नमस्ते, माइकल ने अपनी आवाज़ उठाई। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? माइकल ने सवाल किया। माइकल को कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय उसने देखा कि एक तीर उसके गाल से बमुश्किल 1 इंच दूर से उड़कर उसके पास से गुजरा। भागो! माइकल ने देखा कि आवाज़ हिंसक हो रही थी। ये लगभग किसी जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। माइकल ने अपनी आंखें घुमाई। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, चौंकने और विस्मय का नाटक करते हुए। वह एक नाटक करना चाहता था ताकि जिसने भी उसका अपहरण किया हो वह धीरे धीरे कुछ मूल्यवान जानकारी प्रकट करे। माना कि माइकल हमेशा उसे पकड़ने और प्रताड़ित करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि उसके दुश्मन के पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति हो सकती है, माइकल कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। जब एक और तीर उसके पास से गुजरा तो माइकल ने अपनी गति तेज कर दी। वह जंगल में सिर्फ अपने स्वेट पैंट पहने हुए भाग रहा था। जब आप जंगल में हथियार लेकर जाते हैं तो आप एक आदमी के सच्चे दिल को देख सकते हैं। जैसे ही ये शब्द जंगल में गूंजे, एक तलवार पेड़ से गिरी जो माइकल से 1 मीटर दूर जा गिरी। माइकल ने तलवार उठाकर उस व्यक्ति का मनोरंजन किया जिसने उसका शिकार करने के बारे में सोचा था।
जिस क्षण माइकल ने जमीन से चांदी की तलवार उठाई, एक तीर सीधे माइकल के सिर की ओर चला। अपनी तलवार के एक ही झटके से माइकल ने तीर को आधा काट दिया। शिकार करना जीवन के चक्र का हिस्सा है जो दोहराया जाता है, आदमी ने कहा। माइकल ने कई जालों का पता लगाने के लिए दौड़ते समय अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग किया। उन सभी का उपयोग शिकारियों द्वारा किया गया था। माइकल ने हर एक जाल और तीरों से परहेज किया। लंबे समय के बाद एक योग्य शिकार, माइकल का शिकार करने वाले व्यक्ति ने कहा। शिकार का पता लगाने के लिए आपको पहले उसे एक भाई की तरह जानना चाहिए। क्या मैं सही हूँ, भूत? आदमी ने पूछा। अध्याय 653, प्यूमा, शिकारी। एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करते हुए माइकल ने अपने रास्ते में कई जाल देखे। जाल में से एक ऊपर एक बड़े लॉग से जुड़ा हुआ था। एक बार जब वह तार को ट्रिप करता तो ये लॉग को एक चाप में नीचे गिरा देता, जिससे बेचारा नीचे गिर जाता। इस शिकारी से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए माइकल को उसकी नज़रों से दूर जाने की ज़रूरत थी। उसके दिमाग ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने गति धीमी कर दी, जिससे शिकारी थोड़ा करीब आ गया। जब शिकारी सीधे उसके पीछे था, माइकल ने तलवार फेंकी, जिससे ट्रिप वायर कट गया। जैसे ही तलवार ने तार को काटा, एक बड़ा लॉग नीचे झूलता हुआ आया। अपनी बेहतरीन चपलता के साथ माइकल बिजली की चमक की गति से लॉग पर कूद गया और अपने प्रक्षेपवक्र से दूर छलांग लगा दी। लॉग हवा में झूलता हुआ चला गया। एक पल के लिए शिकारी की नज़र माइकल से हट गई। ... सौभाग्य से पल भर के उस ध्यान भटकाव ने माइकल को कुछ ऐसा करने में सक्षम किया जिसकी शिकारी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने एक छलांग में पेड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए आग ऊर्जा का इस्तेमाल किया। माइकल आग ऊर्जा से शोर को रद्द करते हुए पेड़ से पेड़ पर कूदता रहा। जाल, शिकारी द्वारा बोले गए उद्धरण और इस जगह के बारे में सब कुछ माइकल को बताता था कि वह आदमी शिकार के प्रति जुनूनी था। उसके जैसे आदमी के पास तीक्ष्ण इंद्रियां और ट्रैकिंग क्षमताएं होती हैं। इसलिए माइकल ने उसके लिए कोई निशान नहीं छोड़ा। लॉग से छलांग लगाने के बाद माइकल के पैर कभी जमीन को नहीं छूते थे क्योंकि वह जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ता था। शिकारी के लिए दौड़ने और तैरने के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कई पेड़ों का नेतृत्व करने के बाद माइकल ने सिस्टम को अपनी काली पोशाक से लैस करने की इच्छा की। माइकल ने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे शिकारी को करीब से देखने के लिए अपनी एक्स-रे दृष्टि को समायोजित किया। वह व्यक्ति माइकल का पता लगाने के लिए जमीन पर भोजन के निशान या गड़बड़ी की तलाश में नीचे झुका हुआ था। माइकल को एक शिकारी की तरह महसूस हुआ। उसका मन लगभग चिल्लाया कि वह मजे के लिए कुछ क्लिकिंग आवाजें निकाले। तुम कहाँ हो? शिकारी ने माइकल से पूछा। पैरों के निशान न होने के बावजूद शिकारी शांत रहा। वह लगभग खुश लग रहा था। शिकारी ने आखिरकार ये देखने के लिए ऊपर देखा कि क्या माइकल पेड़ों पर है। मैं तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ, घोस्ट। माइकल के आश्चर्य के लिए एक तीर बालों के बीच से होकर पेड़ पर जा लगा, जो उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। अगर माइकल की बेहतर रिफ्लेक्स न होती तो तीर तुरंत उसके सिर में घुस जाता। माइकल तुरंत दूसरे पेड़ पर चढ़ गया और फिर से शिकारी ने माइकल की छलांग जितनी ही तेजी से तीर से पेड़ को मारा। मेरे दिल की धड़कन सुन रहे हो? माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये तुम्हें देना होगा घोस्ट, तुम एक बहुत अच्छे पर्वतारोही हो, शिकारी ने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी प्रशंसा थी। धन्यवाद। मैं तुमसे हाथ मिलाता, लेकिन माइकल के शब्द अचानक बीच में ही रुक गए जब एक तीर उसके बगल की छाल पर लगा। मैं तुम्हारे हाथ मिलाऊंगा। शिकारी ने एक पल के लिए विराम लिया। तुम्हारे हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग करने के बाद? क्या ऐसा है? माइकल ने कहा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तेजी से छलांग लगाते हुए। चूंकि पेड़ एक दूसरे के करीब थे, इसलिए शिकारी को उसकी कलाबाजी से आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत माइकल आगे पीछे छलांग लगाने के लिए आग ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। एक बार फिर शिकारी को भ्रमित करने के लिए माइकल ने सिस्टम को अपने चारों ओर एक ढाल बनाने का आदेश दिया, जिससे शिकारी को उसकी दिल की धड़कन सुनने से रोका जा सके। शिकारी के तीर आखिरकार पेड़ों पर लगने बंद हो गए। उसने चारों ओर देखा, काले पत्तों से बने अपने सूट के पीछे भौहें सिकुड़ते हुए। जब शिकारी माइकल को खोज रहा था तो उसने एक खंजर निकाला और उसकी हथेली काट दी। जैसे ही माइकल का खून उसकी हथेली से बाहर निकला, शिकारी ने ठीक उसी जगह पर तीर चलाया जहां माइकल ने अपनी खूनी हथेली से पेड़ को छुआ था। माइकल ने शिकारी को एक लंबी सांस लेते हुए सुना, जैसे कि वह खून की गंध सूंघ रहा हो। अंधेरा, दिल की धड़कनें सुनना और खून की गंध सूंघना। वह एक पिशाच है। माइकल ने बिंदुओं को जोड़ा और शिकारी की उत्पत्ति जान ली। उसके मन में कोई संदेह नहीं था। अधिक सुनिश्चित होने के लिए माइकल ने यह देखने का फैसला किया कि क्या शिकारी में पुनर्योजी क्षमता है। एपीडी ने उसकी हथेली पर लगे घाव को ठीक किया। जब उसके हाथ से खून गायब हो गया तो माइकल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने उनके बीच की दूरी को पार दिया और शिकारी के ठीक ऊपर दिखाई दिया। माइकल पेड़ से नीचे गिरा, शिकारी से कुछ इंच पीछे। तुरंत माइकल ने शिकारी की पीठ पर बाएं और दाएं खंजर से वार किया।
चौंककर शिकारी दहाड़ उठा। शिकारी के घाव से खून बहने लगा। माइकल ने अपने शरीर पर से छलावरण निकाला। जैसी कि उम्मीद थी, माइकल ने घाव को बंद होते देखा। नश्वर सीमाओं से परे गति के साथ शिकारी ने हाथ में लंबे धनुष को घुमाते हुए पलटा। माइकल जल्दी से पीछे कूद गया। तुम एक पिशाच हो, माइकल ने कहा। उसके सामने वाला आदमी लंबा, मांसल, चौड़े कंधों वाला और घनी मूंछों वाला था। इसके अलावा उसकी आंखों में हत्या की वासना चमक रही थी। माइकल ने दो लंबे नुकीले दांतों को देखा तो आदमी दहाड़ उठा। अंधेरे में भी दोनों नुकीले दांत नंगी आंखों से दिखाई दे रहे थे। माइकल की आंखों में थोड़ा आश्चर्य उभरा। एवन की तुलना में उसके सामने वाला पिशाच कई गुना अधिक खतरनाक था। पिशाच ने माइकल पर सीधे हमला नहीं किया, बल्कि माइकल की नज़रों से ओझल होने के लिए उसके पैरों पर एक धुआं बम फेंका। गैस के घने बादल ने माइकल को जल्दी से घेर लिया, जिससे वह पिशाच के पदचिह्नों का अनुसरण नहीं कर सका। पिशाच की गति ने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए आग ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, बल्कि यह विशुद्ध रूप से सैकड़ों वर्षों के अभ्यास या शिकार से प्राप्त कौशल था। एक बार फिर माइकल हवा में उछला, एक पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने सिस्टम की मदद से अपने दिल की धड़कन की आवाज़ को पूरी तरह से छिपा लिया। सिस्टम, उसे स्कैन करो। मैं जानना चाहता हूं कि वह मुझे यहां कैसे टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहा। माइकल ने अपने मन में सिस्टम को आदेश दिया। पूर्ण स्कैनिंग के लिए होस्ट को 10,000 बैडेस पॉइंट्स खर्च करने होंगे। करो। जब तक सिस्टम स्कैनिंग समाप्त नहीं कर लेता तब तक अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये 5 मिनट में हो जाएगा। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ माइकल ने मानव रक्त से भरी कुछ शीशियां निकालीं। वह इन शीशियों का उपयोग कुछ औषधियां बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन अब वे उसे पिशाच को विचलित करने में मदद करने वाली थीं। उसने एक शीशी दूसरी तरफ फेंकी। जब शीशियां टूट गईं तो पिशाचों ने एक तीर चलाया। जिंदगी मज़ेदार है न? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज़ खामोश जंगल में गूंज उठी। एक पल तुम शिकारी थे और अगले ही पल तुम शिकार बन गए। पिशाच जानता था कि घोस्ट पेड़ों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपनी आंखें ऊपर रखीं। दुर्भाग्य से अंधेरे ने उसे माइकल का पता लगाने से रोक दिया। उसके कान घोस्ट की दिल की धड़कन की आवाज़ नहीं सुन पाए। माइकल की बिजली जैसी तेज गति के साथ पिशाच उसे ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। माइकल ने पिशाच से बातचीत करते हुए कहा, मुझे दक्षिणी महाद्वीप पर टेलीपोर्ट करना एक अच्छी चाल है। उसने खून की शीशियों को दूसरी तरफ फेंककर पिशाच को भ्रमित कर दिया। लेकिन मुझे अपना लक्ष्य बनाना बुरी चाल है। माइकल की आवाज़ ठंडी हो गई। तुमने कई गलतियां की हैं, पिशाच। वूश। माइकल जिस पेड़ पर लटका हुआ था उस पर एक तीर लगा। फिर भी यह माइकल को नहीं लग सका। वह बहुत तेज था। पिशाच वास्तव में अच्छा था और तीरंदाजी में गया के बराबर था। हालांकि माइकल ने अपनी गति बढ़ाने के लिए तीर ऊर्जा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा यह एक अंधेरी रात थी जब माइकल सबसे शक्तिशाली था। गलती नंबर 1, तुमने मुझे इस जगह का लेआउट सीखने दिया। एक और तीर छाल में घुस गया। पिशाच उस जगह पर लगने से बच गया जहां से खून की गंध आ रही थी। उसने जाना कि घोस्ट उसका ध्यान भटकाने के लिए खून की शीशियों का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बजाय पिशाच ने माइकल की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया। माइकल ने कहा, गलती नंबर 2, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, अन्यथा तुम्हें पता होता कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। उसने अपनी गति और बढ़ा दी। नतीजतन पिशाच को माइकल का पता लगाने में मुश्किल हुई। गलती नंबर 3, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। अंत में सिस्टम ने पिशाच को स्कैन करना समाप्त कर दिया। सिस्टम ने पिशाच की बेल्ट पर एक टेलीपोर्टेशन तावीज़ का पता लगाया है। एक तावीज़। माइकल ने सोचा, क्या तुम इस जगह को बंद कर सकते हो? अगर पिशाच भागने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करता है तो ये शर्म की बात होगी। इसके लिए तुम्हें 50,000 बदमाश अंक देने होंगे होस्ट। बस करो। हालांकि 50,000 बदमाश अंक एक बड़ी रकम थी, लेकिन यह माइकल को पिशाच से मिलने वाली जानकारी से ज़्यादा मूल्यवान नहीं थी। एवन को मारने के बाद उसके पास बदमाश अंक बचे थे। सटीक रूप से कहें तो 400,000 बदमाश अंक। माइकल से ऊर्जा की एक स्पंदन निकली। ये पूरी तरह से अदृश्य थी। एक अनजान आदमी जंगल में कोई अंतर नहीं देख पाएगा। यहाँ तक कि पिशाच को भी नहीं पता था कि माइकल ने उसकी भागने की योजना को नष्ट कर दिया। अंत में माइकल ने बंदर की तरह पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाना बंद कर दिया और नीचे कूद गया। पिशाच तुरंत पीछे की ओर कूद गया, लेकिन इस पल तक पिशाच की आंखों में कोई डर नहीं था। इसके बजाय माइकल ने केवल उत्साह देखा। मुझे कुछ योग्य शिकार किए हुए बहुत समय हो गया था, पिशाच ने शांति से कहा। इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं तुम्हें क्या कहूँ? माइकल ने पूछा। उन दोनों के बीच लगभग 10 मीटर की दूरी थी। इस समय उनमें से किसी ने भी अचानक कोई हरकत नहीं की। आमतौर पर मैं अपना नाम बताकर अपने शिकार को खुश नहीं करता, लेकिन तुम अलग हो।
तुमने मेरा नाम जानने का अधिकार अर्जित किया है। मैं प्यूमा नाम से जाना जाता हूँ। मुझे लगता है कॉगर खराब लग रहा था, इसलिए तुम प्यूमा के साथ गए। माइकल ने अपनी आंखों में डर के एक टुकड़े के बिना पिशाच का उपहास किया। डर की इस कमी ने प्यूमा के खून को उत्साह में उबाल दिया। वह घोस्ट के चेहरे पर डर को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। माइकल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर प्यूमा ने ठहाका लगाया। मैं तुम्हारा सिर काटने से पहले तुम्हें अपना मनोरंजन करने दूंगा। प्यूमा ने अपने हाथ से धनुष गिरा दिया और धीरे से अपनी कमर पर लटक रहे म्यान से लाल खंजर निकाला। उसने खंजर को खतरनाक तरीके से चाटा। चलो नाचते हैं, माइकल ने कहा। अध्याय 654 सर्प मागा का अभिशाप। चूंकि माइकल ने जाल के तार को काटने के लिए तलवार फेंकी थी, इसलिए उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। लेकिन माइकल के लिए कोई हथियार नहीं, कोई समस्या नहीं। पिशाच ने माइकल पर किसी भी नश्वर की सीमा से परे गति से हमला किया। माइकल ने प्यूमा के शरीर के चारों ओर कोई आग ऊर्जा महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा था कि केवल तावीज़ ही आग ऊर्जा का उपयोग किसी तरह टेलीपोर्ट करने के लिए कर रहा था। तावीज़ के अलावा प्यूमा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो आग ऊर्जा का लाभ उठा सके। इसके बजाय प्यूमा ने माइकल से लड़ने के लिए वर्षों के प्रशिक्षण से प्राप्त शुद्ध कौशल का उपयोग किया। प्यूमा ने पलक झपकते ही उनके बीच की खाई को पाट दिया। उसने खंजर को घातक सटीकता के साथ बाएं और दाएं घुमाया। हालांकि उसकी हरकतें आकर्षक नहीं थीं या उनमें बहुत अधिक तकनीक नहीं थी, लेकिन वे घातक और इसके अलावा तेज थीं। एक भी गलत कदम और खंजर माइकल की गर्दन काट देगा। ... माइकल ने ढाल का इस्तेमाल प्यूमा के हमले को रोकने और उसे रोकने के लिए किया। कुछ क्षणों के लिए प्यूमा ने ढाल पर बाएं और दाएं बुरी तरह से प्रहार किया। उसने स्वाभाविक रूप से माइकल की गर्दन, आंखों और पेट पर निशाना साधा, लेकिन माइकल ने काली ढाल से सभी हमलों को रोक दिया। खामोश जंगल में धातुओं के टकराने की आवाज़ गूंज रही थी। प्यूमा से लड़ते समय माइकल जमीन पर पड़े जाल के बारे में नहीं भूला। उसने बिना किसी को ट्रिगर किए जाल को पार कर लिया। कई हमलों को रोकने के बाद माइकल ने ढाल घुमाए और प्यूमा को रोक दिया। माइकल के इस कदम की ताकत से प्यूमा लड़खड़ा गया। माइकल ने सफल बचाव के बाद प्यूमा की आंत पर एक भयानक मुक्का मारा। अचंभित होकर प्यूमा ने तुरंत माइकल के मुक्के को रोकने की कोशिश की। हालांकि वह बहुत देर हो चुकी थी। माइकल के मुक्के ने प्यूमा को कई कदम पीछे धकेल दिया। परिणामस्वरूप प्यूमा माइकल के पैर को तब तक नहीं देख सका जब तक कि उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस नहीं हुआ। प्यूमा के मुंह से एक दांत उड़ गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। दर्द के बावजूद प्यूमा कान से कान तक मुस्कुराया। माइकल ने गति धीमी नहीं की। उसने प्यूमा पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बौछार करके अपना फायदा उठाया। भयंकर मुक्कों और किकों ने प्यूमा को परास्त कर दिया। माइकल ने अपनी ढाल घुमाई, जिससे प्यूमा कुछ मीटर पीछे हट गया। प्यूमा को जवाबी हमला करने का समय दिए बिना माइकल ने एक शक्तिशाली टोर्नेडो किक के साथ अपना कॉम्बो समाप्त कर दिया। जिस क्षण माइकल ने प्यूमा के सिर पर पैर रखा, प्यूमा को लगा जैसे उस पर हथौड़े से वार किया गया हो। उसके पैर कांपने लगे। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। सर्प मागा, माइकल ने प्यूमा की आवाज़ सुनकर अपने कदम रोक दिए। पिशाच ने मुस्कुराते हुए खून थूका। तुम मुझे उस शिकार की याद दिलाते हो जिसका मैंने बहुत समय पहले शिकार किया था। वह भी तुम्हारी तरह ही लड़ी थी। माइकल ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। हालांकि माइकल जानता था कि प्यूमा खुद को ठीक करने के लिए समय खरीद रही है, माइकल ने उस पर फिर से हमला नहीं किया। लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान ने नागाओं की निषिद्ध लड़ाई शैली कैसे सीखी? प्यूमा ने अपना सिर झुकाया। इन कुछ क्षणों के दौरान प्यूमा की पुनर्योजी क्षमता ने उसके शरीर को ठीक कर दिया। मुझे उस नागा के बारे में बताओ जिससे तुम मिले थे। माइकल की आवाज़ ठंडी हो गई। उसकी आंखें शिकारी हो गईं। यह एक बहुत अच्छी लड़ाई शैली है, लेकिन किसी भी लड़ाई शैली की तरह इसमें भी एक अभिशाप है। माइकल के सवाल का जवाब देने के बजाय प्यूमा ने अपना हाथ बढ़ाया, अपना दाहिना पैर जमीन से उठाया और उसे बाईं जांघ पर रख दिया। नतीजतन प्यूमा एक शाओलिन भिक्षु की तरह लग रहा था। प्यूमा ने माइकल के हरकत करने का इंतजार नहीं किया, बल्कि वह माइकल पर टूट पड़ा। माइकल ने अपनी मुट्ठी घुमाई, लेकिन प्यूमा ने उसके मुक्के को रोक दिया और माइकल की पसलियों पर एक शक्तिशाली साइडकिक से जवाब दिया। माइकल का पेट सुन्न हो गया, फिर भी उसने अपना संतुलन नहीं खोया। माइकल ने क्रूर तेज मुक्कों से जवाबी हमला किया। उसे आश्चर्य हुआ, प्यूमा ने हर एक मुक्के को रोक दिया जैसे कि उसने मुक्कों की आशंका जताई थी। प्यूमा ने माइकल पर तेज किक और भूसे से जवाबी हमला किया। एपीडी की बदौलत माइकल के अंक कुछ ही समय में ठीक हो गए, अन्यथा वह खून की उल्टी कर देता। पलक झपकते ही प्यूमा ने माइकल पर 50 या उससे ज्यादा मुक्के और किक जड़ दिए। सबसे बुरी बात यह थी कि माइकल प्यूमा के हमलों का अनुमान नहीं लगा सका। जैसा कि प्यूमा ने कहा, उसके सरपेंट मेगा को आखिरकार उसका अभिशाप मिल गया। भले ही माइकल ने अभ्यास किया और सरपेंट मेगा में इस हद तक बदलाव किए कि वह 98% महारत हासिल कर गया, फिर भी यह इस दुनिया में नागा द्वारा बनाई गई एक लड़ाई शैली थी।
इस प्रकार यह एक अद्वितीय अपराजय लड़ाई शैली नहीं थी। प्यूमा अचानक हवा में उछला। उसने अपना शरीर हवा में घुमाया और माइकल की ओर तीर की तरह दौड़ा। माइकल की सहज बुद्धि ने उसे चिल्लाकर कहा कि उसने प्यूमा के हमले को रोकने के लिए ढाल उठाए। आश्चर्यजनक रूप से प्यूमा ने माइकल के कंधे के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी दिशा बदल दी। वह तेजी से माइकल के पीछे उतरा। प्यूमा इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि माइकल भी समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। पिशाच ने अपना खंजर घुमाया और माइकल की पीठ पर वार कर दिया। खून की धार फूट पड़ी। तुम अपना पूरा ध्यान मुझ पर नहीं दे रहे हो, घोस्ट, माइकल से दूर छलांग लगाने के बाद प्यूमा ने कहा। वह सही था। माइकल पूरी तरह से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उसका मन सोच रहा था कि नागा कौन था। क्या वह गया की माँ के बारे में बात कर रहा था? माइकल खुद से यह सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार प्यूमा घोस्ट की पीठ पर घाव को बंद होते देखकर हैरान था। हाँ, प्यूमा उलझन में था। घोस्ट कोई वैम्पायर नहीं था। फिर उसका शरीर बिना हीलिंग पोशन के कैसे ठीक हो सकता था? प्यूमा को यकीन था कि घोस्ट ने हीलिंग पोशन नहीं पी है। फिर भी उसका शरीर अपने आप ठीक हो गया। तुम सही हो, माइकल आखिरकार पलटा। उसने ढाल वापस खींची और अपनी मुट्ठियां चटकाईं। मैं सोच रहा था कि तुम्हें मार दूं या जिंदा पकड़ लूं। निर्णय को आसान बनाने के लिए धन्यवाद। प्यूमा ने धीमी सी सीटी की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि घोस्ट की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। अगर दिन का उजाला होता तो प्यूमा माइकल की आंखों को काली होते हुए देख सकता था। घोस्ट के चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक माइकल की आंखों से दो काली लेजर किरणें निकलीं। प्यूमा के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था क्योंकि दो काली लेजर किरणें उसके कंधे को भेदती हुई अंदर घुस गईं। इसके अलावा किरणों में एक ऐसा बल था जिसने प्यूमा को उसके पीछे के पेड़ पर उड़ा दिया। लकड़ी के टुकड़े उड़े। कोई भी आदमी कई पेड़ों में दो छेद देख सकता था। काली लेजर किरणें गायब होने के बाद माइकल की आंखों से धुएं का गुबार निकला। माइकल का चेहरा गंभीर हो गया। वह अब और नहीं खेल रहा था। तुरंत माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया कि अगर उनके आसपास कोई निगरानी मंत्र या रिकॉर्डिंग पत्थर है तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाए। इसके बाद माइकल प्यूमा पर टूट पड़ा जो खुद को जमीन से उठाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि माइकल के पास डार्क लपटों के साथ डार्क किरणों को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे, इसलिए दो छेदों में से एक छेद। प्यूमा का कंधा धीरे धीरे बंद हो गया। घोस्ट को अपनी ओर आते देख प्यूमा ने जल्दी से उसके हमलों को रोकने के लिए खुद को तैयार कर लिया। आसन्न खतरे ने प्यूमा को ये सोचने से रोक दिया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन उसका शरीर हिलने से मना कर रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को हिला रही हो। जब माइकल प्यूमा के पास पहुंचा, उसने प्यूमा के चेहरे पर मुक्का मारा। प्यूमा की नाक से एक भयानक कर्कश आवाज गूंजी। ये टेढ़ी लग रही थी। इससे पहले कि यह खुद को ठीक कर पाता, माइकल ने अपने हाथ से लाल खंजर छीन लिया। अंधेरी लपटों ने खंजर को घेर लिया। तुरंत माइकल ने खंजर घुमाया जिससे प्यूमा का हाथ उसके कंधे से पूरी तरह अलग हो गया। माइकल के चेहरे सहित हर जगह खून बह निकला, लेकिन माइकल नहीं रुका। उसने प्यूमा का दूसरा हाथ काट दिया। आर्गह, दर्द बहुत भयानक था। उसके शरीर का हर रेशा पीड़ा में चीख रहा था। चूंकि उसके हाथ अंधेरी लपटों में घिरे खंजर से कट गए थे, इसलिए प्यूमा का शरीर दोनों हाथों को फिर से बनाने में असमर्थ था। प्यूमा के साथ खेले बिना माइकल ने अपनी कलाई हिलाई, सिस्टम स्टोरेज से एक लंबी सुई निकाली। उसने बिना समय बर्बाद किए प्यूमा की गर्दन में सुई चुभो दी। जैसे ही माइकल ने प्यूमा की गर्दन में सुई चुभोई, पिशाच पागलों की तरह छटपटाने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसके शरीर ने पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। एक बार फिर उन पर सन्नाटा छा गया। हवा से सरसराते सूखे पत्तों की आवाज़ के अलावा कोई कुछ भी नहीं सुन सकता था। मिशेल प्यूमा को क्रिप्ट में टेलीपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और प्यूमा के पीछे के पेड़ को छुआ। जल्द ही एक पल के लिए पेड़ में एक सुनहरी चमक दिखाई दी और एक सेकंड के बाद गायब हो गई। बाद में यहां टेलीपोर्ट करने के लिए पेड़ पर एक रून रखने के बाद माइकल ने सिस्टम को प्यूमा और उसे अंधेरे जंगल से जुड़े पॉकेट आयाम में टेलीपोर्ट करने की इच्छा जताई। यहीं पर माइकल ने कॉनर्स को प्रताड़ित किया और मार डाला। उसने उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों से पूछताछ करने के लिए पॉकेट आयाम का उपयोग किया। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि प्यूमा एक उच्च मूल्यवान लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं था। एक संभावना थी कि प्यूमा गया की माँ के बारे में बात कर रहा था। उसे याद आया कि गया ने उसे बताया था कि सर्प मागा को उसकी माँ ने सिखाया था और केवल उनके वंश को ही ये लड़ाई तकनीक पता थी। अगर प्यूमा वास्तव में गया की माँ से मिला होता तो वह कुछ ऐसा जान सकता था जिससे उन्हें ये पता लगाने में मदद मिल सकती थी कि गया की माँ कहाँ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी मृत्यु का नाटक क्यों किया और गायब क्यों हो गई। पलक झपकते ही माइकल के आसपास का नज़ारा बदल गया। प्यूमा अभी भी बेहोश था। मेरे प्रभु, जैसे ही माइकल पॉकेट आयाम में दिखाई दिया, उसका स्वागत अजाजल ने किया। दानव बटलर माइकल को प्यूमा के साथ देखकर हैरान रह गया।
दानव बटलर झरने के शांत दृश्य और झरने के पैरों पर छोटी झील में अपना समय बिता रहा था। माइकल के प्रकट होने पर उसका ब्रेक छोटा हो गया। उसे पेड़ से बांध दो, माइकल ने प्यूमा को अजाजल की ओर धकेला और एक बार फिर गायब हो गया। अध्याय 655 गया की मां के बारे में सच्चाई का पता लगाना। जब अजाजल ने पॉकेट आयाम में अकेले सेब के पेड़ के खिलाफ प्यूमा को बांध दिया तो माइकल उसके सामने एक औषधि लेकर आया। तुम कहाँ हो? माइकल ने अपने सिर में गया की आवाज़ सुनी। बस अजाजल से मिलना है बेबी, माइकल ने कहा। उसने अपने चारों ओर एक गुंबद बनाया ताकि प्यूमा उसे न सुन सके। शुरू में माइकल ने गया को सूचित करने के बारे में सोचा। हालांकि उसने अपना विचार बदल दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि प्यूमा झूठ बोल रहा हो या किसी दूसरे नागा के बारे में बात कर रहा हो, इसलिए वह गया की उम्मीदों को बढ़ाए। सौभाग्य से माइकल के पास सिस्टम स्टोरेज में सत्य सीरम था जिसका उसने विक्टर पर इस्तेमाल किया था। ये कौन सी जगह है? प्यूमा ने अजाजल से पूछा। जब प्यूमा ने अपनी नज़र अजाजल की ओर घुमाई तो उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। दर्द के बावजूद प्यूमा बटलर के रूप में तैयार आदमी से कुछ अजीब ऊर्जा विकिरण महसूस कर सकता था, खास तौर पर दिल की धड़कन की आवाज़। वह लगभग 100 साल तक पिशाच के रूप में रहा था, लेकिन उसने कभी ऐसी असामान्य दिल की धड़कन नहीं सुनी थी। तुम क्या हो? प्यूमा के नुकीले दांत उगाए। उसने अपनी भुजाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसकी पुनर्जीवित करने की क्षमता को रोक दिया। इसके अलावा प्यूमा को आश्चर्य हुआ कि घोस्ट ने शून्य रेखा के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग कैसे किया। जब तक घोस्ट एक पिशाच नहीं था तब तक कोई मौका नहीं था कि वह एक जादू का उपयोग कर सकता था, लेकिन घोस्ट कोई पिशाच नहीं था। उसने उसे बिना किसी काले लबादे को पहने धूप में चलते देखा। आप शायद सोच रहे हैं कि मैं एक पिशाच हूं या नहीं, है ना? प्यूमा ने घोस्ट की आवाज़ सुनी। जैसे कि घोस्ट ने उसके दिमाग को पढ़ लिया था, उसने वही सवाल पूछा जो प्यूमा ने खुद से पूछा था। मैं एक पिशाच नहीं हूँ, घोस्ट ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन मैं कुछ और हूँ। घोस्ट के ये शब्द कहने पर अंधेरी रात किसी तरह और भी काली हो गई। प्यूमा ने चारों ओर देखा कि कुछ ऐसा हो जो उसे यह पता लगाने में मदद कर सके कि वह कहाँ है। उसके दिमाग में कई सवाल उठे। तुम मुझे कुछ समय से परेशान कर रहे हो। देखो, मैंने एक को मार दिया जब उसने मुझ पर हमला किया। फिर ड्यूक एवन, उसने कुछ चुराया जो मेरा था। इन दो परिदृश्यों में तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरा रास्ता पार किया। मैंने तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया। माइकल ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया। अब देखो, मैं वापस आवर पर था, अपनी लड़की के साथ सो रहा था। मैं उसके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता, लेकिन क्या वह शिकायत करती है? नहीं, माइकल ने प्यूमा की आंखों में देखते हुए रुककर कहा। माइकल ने अपना हाथ प्यूमा के कंधे पर रखा। तो जब भी वह मुझसे कुछ मांगती है तो मैं उसके लिए वह लाने के लिए नरक और स्वर्ग दोनों जगह जाता हूँ। सौभाग्य से तुम्हारे लिए तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो वह चाहती है। प्यूमा घायल जानवर की तरह गुर्राया। हालांकि प्यूमा से बातचीत जारी रखी। मुझे उस नागा के बारे में बताओ जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था। बदले में मैं तुम्हें शांति वार्ता के लिए अपने बॉस से मिलने जाने दूंगा, माइकल ने कहा। ईमानदारी से कहूं तो माइकल का प्यूमा को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अगर पिशाच इसके लिए तैयार थे तो वह शांति वार्ता के लिए जा सकता था। डार्क लॉर्ड रक्तपात करने वालों का शिकार कर सकता था जबकि घोस्ट उनके साथ शांति से रह सकता था। आखिरकार डार्क लॉर्ड के बहुत सारे दुश्मन थे और उनका आदेश अभी भी उन सभी से लड़ने के लिए जगह पर नहीं था। माइकल को आश्चर्य हुआ जब प्यूमा हंसने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ? तुमने शून्य रेखा के भीतर आग ऊर्जा का इस्तेमाल किया। तुम मुझे यहाँ लाए, जो निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे तुम बाकी दुनिया से छिपाते हो। अगर तुम मुझे जाने देना चाहते तो तुम ये नहीं दिखाते। तो आगे बढ़ो, मुझे मार डालो। एक शिकारी को हमेशा शिकार होने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। प्यूमा ने अपने गले से चिपके खून को माइकल के चेहरे पर थूक दिया। काश तुमने ऐसा न किया होता। माइकल ने जैसे ही ये शब्द कहे, उसने अपने हाथ में मौजूद सुई से प्यूमा की गर्दन पर वार कर दिया। उसने धीरे धीरे सत्य सीरम को उसके रक्त प्रवाह में इंजेक्ट कर दिया। इसका इस्तेमाल करने का एकमात्र नुकसान ये था कि प्यूमा 1 घंटे में मर जाएगा। अजाजल उसके बगल में खड़ा था, प्यूमा को गुर्राते हुए देख रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि पिशाच को अपने मालिक के लिए क्या पता था कि उसे अपने भूत व्यक्तित्व में यहाँ लाया है। इसके अलावा अजाजल ने उसकी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा देखी। जैसा कि प्यूमा ने कहा, अजाजल भी जानता था कि भूत उसे जाने नहीं देगा, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि प्यूमा ने कठिन रास्ता अपनाया। अन्यथा वह अपने मालिक से एक त्वरित दर्द रहित मौत नहीं जीत पाता। उनके ऊपर सन्नाटा छा गया। प्यूमा की कराह के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। लगभग 10 मिनट की पूरी तरह से खामोशी के बाद माइकल के सवाल ने चुप्पी तोड़ी। मौन। आपका असली नाम क्या है? प्यूमा की आंखें शिकारी से विनम्र हो गईं।
उसने छटपटाना बंद कर दिया। कॉबिन, प्यूमा ने कहा, तुम उस नागा के बारे में क्या जानते हो जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था? माइकल ने पूछा। वह नागा के बारे में अधिक जानना चाहता था, न कि यह कि प्यूमा को उसके पीछे किसने भेजा था। एक दुष्ट पिशाच। एल्डर लेनोरा चाहती थी कि मैं चुपचाप उसका शिकार करूं। माइकल की नसें उसकी त्वचा के नीचे खून से लथपथ हो गईं। उसकी आंखें तुरंत शिकारी हो गईं। क्या तुमने उसे मार डाला? माइकल ने पूछा। अजाजल ने उसके हाथों के चारों ओर सुनहरी बिजली की चमक देखी, जो प्यूमा को मारने की धमकी दे रही थी। वह बच गई, प्यूमा ने कहा। अंत में माइकल ने राहत की सांस ली। मुझे और बताओ, माइकल ने प्यूमा को धमकाया। वह कौन थी? माइकल ने प्यूमा को उसके उत्तर के लिए देखा। उसके आसपास की हर चीज़ धीमी हो गई थी। प्यूमा का जवाब माइकल को गया कि माँ को खोजने में मदद कर सकता था, अगर प्यूमा ने जिस नाग को शिकार करने का आदेश दिया था वह वास्तव में गया की माँ थी। एडलिया एश्टन, नागालैंड की रानी। माइकल का दिल धड़क उठा। चौंकना एक कम शब्द था। गया की माँ एक पिशाच कैसे हो सकती है? क्या वह बदल गई थी? क्या यही कारण था कि एडलिया ने गया को छोड़ दिया? माइकल के मन में बहुत सारे सवाल उठे। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह एक दुष्ट पिशाच थी? एडलिया एक पिशाच नहीं थी। माइकल ने प्यूमा का गला पकड़ लिया। माइकल को पता नहीं था कि उसके चारों ओर अंधकार की एक परत दिखाई दे रही थी। अजाजल ने परिवर्तनों को देखा लेकिन प्यूमा के सामने कुछ भी नहीं कहना चुना। एक दुष्ट पिशाच। वे कबीले के नियमों का पालन नहीं करते। वे दुष्ट हैं, नश्वर लोगों के साथ रहते हैं, जब चाहें जो चाहें करते हैं। जब भी उनके कार्यों से कबीले को बाहरी दुनिया के सामने उजागर करने की धमकी मिलती तो बड़े लोग उन पर हमला कर देते। यही हुआ, प्यूमा ने कहा। उसे किसने बदल दिया? माइकल ने पूछा। इस बार उसकी आवाज़ राक्षसी हो गई। किसी भी उपकरण का उपयोग किए बिना उसकी आवाज़ राक्षसी लग रही थी। सौभाग्य से प्यूमा तर्कसंगत होने या अपने दिमाग का उपयोग करने की स्थिति में नहीं था। मुझे नहीं पता, प्यूमा ने कहा। चूंकि वह सत्य सीरम के प्रभाव में था, इसलिए प्यूमा के झूठ बोलने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी माइकल के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? माइकल ने पूछा। गया के अनुसार एडलिया की मृत्यु तब हुई जब गया 6 साल का था। इसका मतलब है कि वह 23 साल पहले मर चुकी थी। हालांकि माइकल को विश्वास नहीं था कि एडलिया वास्तव में मर गई है, लेकिन जीवन का एक ठोस सबूत यह साबित कर सकता है कि एडलिया जीवित है और कभी कभी उन्हें एडलिया को खोजने में मदद कर सकता है। मुझे ठीक से बताओ कि तुमने उसे कब ढूंढने की कोशिश की? माइकल ने पूछा। 22 साल पहले। माइकल ने प्यूमा के गले पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसके पैर अपने आप कुछ कदम पीछे हट गए। उसने अपनी मौत का नाटक किया। एडलिया उस दिन नहीं मरी, माइकल ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। मेरे प्रभु, अगर मैं कहूं, अजाजेल ने पूछा। चूंकि उसने देखा कि माइकल सदमे में है, इसलिए अजाजल अपने मालिक को आराम देना चाहता था और खुद पूछताछ जारी रखना चाहता था। जाओ, माइकल ने सिर हिलाया। उसे गया को सूचित करने की आवश्यकता थी। वह नहीं जानता था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। फिर भी उसे अपनी माँ के बारे में सच्चाई जानने की आवश्यकता थी। क्या तुम जानते हो कि वह अब कहाँ है? अजाजल ने पूछा। नहीं, प्यूमा ने कहा। यदि तुम उसे फिर से ढूंढना चाहते हो तो तुम कहाँ देखोगे और तुम किससे पूछताछ करोगे? अजाजल ने पूछा। मैं एल्डर लेनोरा से शुरू करूंगा। उसने उस पर हमला किया, इसलिए अगर किसी को कुछ पता है तो वह एल्डर लेनोरा है। माइकल को अंधेरे जंगल में निगरानी कक्ष में बुजुर्गों को देखना याद आया। जब वह पिशाचों के महल में गया तो उसने पूरे महल की जासूसी की, इसलिए वह हर एक एल्डर पिशाच को जानता था। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो लेनोरा लाल बालों वाली पिशाच थी। अब जब माइकल ने सब कुछ सोच लिया तो उसने प्यूमा को महल में कभी नहीं देखा था, क्योंकि पिशाच मृत्यु दल केवल सराय में जाता था, जो पिशाच महल से जुड़ा एक छोटा आयाम था। माइकल के स्पाइडर उन्हें कभी नहीं पकड़ पाए। एडलिया एश्टन के बारे में और कौन जानता है? अजाजेल ने पूछा। मुझे नहीं पता, प्यूमा ने उत्तर दिया। मुझे अपना प्रश्न फिर से कहने दें। क्या कोई ऐसा है जो एडलिया के बारे में जानता हो? अजाजेल ने पूछा। माइकल ने अपनी नज़र प्यूमा पर टिका दी। अगर एल्डर लेनोरा ने कोई खुला संपर्क बनाया होता तो दूसरे डेथ स्क्वाड सदस्य उसके पीछे पड़ सकते थे। माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। डेथ स्क्वाड? वे कौन हैं? अजाजल ने पूछा। नाम से पता चलता है कि वे किसी तरह के हत्यारे थे, जिन्हें पिशाच बुजुर्ग अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देते थे या अपने जैसे लोगों को चोट पहुंचाते थे। हत्यारे, हर किसी के पास लक्ष्य को ट्रैक करने और मारने का अपना तरीका था। मैं उनमें से एक हूँ, माइकल ने पूछा। डेथ स्क्वाड में और कौन है? भालू, मकड़ी, सांप, ग्रे वुल्फ और व्हाइट वुल्फ? माइकल ने प्यूमा से हर एक के बारे में पूछा। अगर माइकल के पास सिस्टम नहीं होता तो वह अभी मर चुका होता। प्यूमा के खिलाफ लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था।
वास्तव में टेलीपोर्टेशन तावीज़ के साथ प्यूमा दुनिया में लगभग किसी का भी शिकार कर सकता था। अगर बाकी लोग प्यूमा जैसे होते तो एडेलिया वाकई मुश्किल में पड़ जाती। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपनी मौत का नाटक किया, माइकल ने सोचा। गाया को प्यूमा से मिलवाने का समय आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वह वापस अवोर में टेलीपोर्ट होता, माइकल ने प्यूमा के गले में जबरदस्ती ब्लड टॉनिक डाल दिया। अगर प्यूमा इस जगह से भागने के लिए कोई तरकीब अपनाता तो माइकल अपनी उंगली के एक झटके से उसे मार सकता था। यह एक आश्वासन था, उस पर नज़र रखना, माइकल ने अज़ाज़ेल से कहा। फिर माइकल हवा में गायब हो गया। माइकल के इर्द गिर्द का नज़ारा तेज़ी से बदल गया। जब वह वोल्डिगार्ड्स महल में अपने कमरे में दिखाई दिया तो उसने देखा कि गाया शांति से सो रही है। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। गया, माइकल ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। क्या? बिस्तर पर चलो, वह करा उठी, आधी नींद में। उठो, तुम्हें कुछ जानना है, उसकी आवाज़ में गंभीरता को महसूस करते हुए गया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। माइकल उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। क्या है? गया की आंखों में नींद की चमक तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह उसकी आंखों में चिंता की एक झलक चमक उठी। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो तुमसे मिला था, माँ। अध्याय 656 एल्ड लेनोरा का पता लगाना। जैसे ही गया ने ये शब्द सुने, वह बिस्तर से ऐसे उठी जैसे किसी ने बिस्तर के नीचे आग लगा दी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ? मुझे उसे देखने दो। गया बिस्तर से कूद पड़ी। उसने अपने सामान्य वस्त्र भी नहीं पहने थे। इसके बजाय वह माइकल द्वारा सिस्टम स्टोर से खरीदे गए लाल पजामा के साथ कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार थी। एक सरल इशारे के साथ माइकल ने सिस्टम को उन दोनों को अंधेरे जंगल की खाई से जुड़े पॉकेट आयाम में टेलीपोर्ट करने की इच्छा जताई। पलक झपकते ही उसके आसपास का दृश्य बदल गया। जब वह पॉकेट आयाम में दिखाई दी तो उसने देखा कि अज़ाज़ेल सेब के पेड़ के पास खड़ी थी। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ पेड़ से बंधे हुए थे। जैसे ही वह पिशाच की ओर भागने वाली थी, माइकल ने उसका हाथ पकड़ लिया। याद रखो, तुम एलिया हो, माइकल ने उसके कानों में फुसफुसाया। वह पिशाच की ओर तेजी से बढ़ी। तुम एडेलिया एश्टन के बारे में क्या जानती हो? गया ने पूछा। उसके सवाल के बाद प्यूमा ने वह सब कुछ दोहराया जो उसने अज़ाज़ेल और माइकल को बताया था। प्यूमा की बात सुनकर उसका शरीर कांप उठा। माइकल को यह स्पष्ट था कि उसे प्यूमा को मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी। अज़ाज़ेल ने उसकी आंखों में सदमे और गुस्से की चमक देखी। प्यूमा से सब कुछ सुनने के बाद वह लड़खड़ा कर पीछे हट गई। माइकल ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और अपनी बाँह उसके चारों ओर लपेट ली। मुझे बताओ, मैं लेनोरा से कैसे मिलूं? उसकी आंखें शिकारी हो गईं। एक पल के लिए उसकी मानवीय आंखें कोबरा की आंखों में बदल गईं। उसने प्यूमा पर फुफकार मारी। यदि आप एक डेथ स्क्वाड हत्यारे को मारते हैं और उसका सिर किंगडम मैवन के बाहरी इलाके में एकांत वाइवरन सराय में ले जाते हैं, वह आपसे मिलने आएगी, प्यूमा ने कहा। लेकिन माइकल को यह बहुत सरल लग रहा था। लेनोरा जैसा शक्तिशाली एल्डर वैम्पायर बिना किसी बैकअप या हत्या के इरादे के उससे मिलने नहीं आ सकता था। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं था। कोई यह क्यों पूछेगा कि मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है, या कोई उस शराबखाने में क्यों जाएगा? माइकल ने सोचा कि प्यूमा को मारने के बाद लेनोरा किसी तरह उसका पता लगा लेगी या किसी दूसरे डेथ स्क्वाड सदस्य को भेज देगी। माइकल को पता नहीं था कि लेनोरा की एक खासियत ये थी कि वह अपने दुश्मनों और अपने जैसे लोगों के साथ दिमागी खेल खेलना पसंद करती थी। तर्क और समझदारी को धता बताते हुए ही वह इतने लंबे समय तक एक एल्डर वैम्पायर के रूप में जीवित रही। लेकिन माइकल भी गलत नहीं था। प्यूमा को मारने के बाद चाहे वह अकेले वाइवरन शराबखाने में जाए या नहीं, वह उसका पता लगा लेगी। शराबखाना माइकल जैसे साहसी लोगों को आकर्षित करने के लिए था। एक तरह से लेनोरा की योजना काम कर गई क्योंकि माइकल ने पहले ही इस शराबखाने में जाने का मन बना लिया था। पुलच, माइकल और अज़ाज़ेल ने प्यूमा का सिर हवा में उड़ते हुए देखा तो अचानक खून बहने लगा। उन्होंने गया की ओर देखा तो उसके हाथ में खून से सनी चांदी की तलवार थी। मैं उससे मिलने जा रही हूँ और अपनी माँ को ढूंढने जा रही हूँ। मुझे कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम नहीं जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, माइकल ने कहा। क्या? गया ने उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था कि तुम लेनोरा से नहीं मिलने जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ। प्यूमा मेरे पीछे थी, इसलिए ये तभी समझ में आएगा जब मैं उससे मिलने जाऊँ। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, गया ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल रहा हूँ ताकि मैं अपनी माँ को ढूंढ सकूँ। तुम दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। गया अपने निर्णय पर दृढ़ थी और वह इसके लिए लड़ेगी। माइकल उसकी आंखों में ये देख सकता था। ईमानदारी से माइकल को नहीं लगा कि वह क्रोध या दुख जैसी भारी भावनाओं के साथ निर्णय ले रही थी। कोई भी उसकी जगह पर ऐसा ही करता। आखिरकार एडेलिया माइकल के लिए सिर्फ एक व्यक्ति थी, लेकिन गया के लिए एडेलिया उसकी माँ थी।
गया ये जानने के बाद भी कैसे शांत रह सकती थी कि उसकी माँ एक पिशाच में बदल गई है और शक्तिशाली प्राणियों द्वारा उसका शिकार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? तुम वहाँ वाल्स करो और वे तुम्हें वह सब कुछ बताएंगे जो तुम जानना चाहती हो। मैं उन्हें बना दूंगा, गया ने गुर्राहट के साथ कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा छत से ऊपर उठ गया। नहीं, तुम नहीं कर सकते, माइकल ने स्पष्ट रूप से कहा। इसके बारे में सोचो, लेनोरा उस व्यक्ति से क्यों मिलती है जो उसके कुलीन पिल्लों को मारता है? जिसने उसके कुलीन पिल्लों को मारा वह बेहतर था, इसलिए वह शायद तुम्हें बदल देगी या अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें मार डालेगी। माइकल, जिसने 2 जिंदगियां जी थीं, जानता था कि लेनोरा जैसे लोग कैसे सोचते होंगे। अगर वह पिशाच होता और उसे गया जैसा कोई शक्तिशाली प्राणी मिल जाता तो वह उसे भी बदल देता। कबीले में जितने ज्यादा शक्तिशाली लोग होते वे उतने ही सुरक्षित और बेहतर होते। माइकल, मुझे तुमसे लड़ने के लिए मजबूर मत करो, गया ने कुछ कदम पीछे हटे हुए कहा। मैं उन्हें तुम्हें बदलने नहीं दूंगा। अगर मेरी माँ के साथ जो हुआ उसे जानने की कीमत पिशाच बनना है तो मैं एक पल में ऐसा कर दूंगा, लेकिन मैं उन्हें तुम पर उंगली भी नहीं उठाने दूंगा। सुनो, माइकल की आवाज़ सख्त हो गई। मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अकेले जाने से मना कर रहा हूँ। मेरे पास वह सब कुछ पाने का तरीका है जो हम चाहते हैं, बिना पिशाच बने या मरे। माइकल करीब आया। जल्द ही डार्क लॉर्ड के कवच ने उसके शरीर को डार्क कफन के साथ ढक लिया। डार्क लॉर्ड में बदलने के बाद उनके आसपास का क्षेत्र और भी अंधेरा हो गया। कैसे? गया ने पूछा। अब तक उसकी योजनाएं कभी विफल नहीं हुईं। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि माइकल का भूत व्यक्तित्व पिशाचों के साथ और उलझे, जैसा कि वह पहले से ही उलझा हुआ था, लेकिन उसे उसकी योजना सुनने में कोई बुराई नहीं दिखी। उसकी मदद से वह उसकी मां को जल्दी से ढूंढ सकती थी। पिशाचों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सूरज की रोशनी। चलो उन्हें कुछ ऐसा देते हैं जो इस कमजोरी को ठीक कर सके। इस सुधार के बदले में उनके पास सब कुछ प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, माइकल ने कहा। सिस्टम का वर्तमान स्तर पिशाचवाद को ठीक करने का सूत्र बनाने में असमर्थ था। हालांकि यह माइकल को कुछ घंटों के लिए पिशाचों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए एक औषधि देने के लिए पर्याप्त था। बेशक माइकल औषधि को बढ़ा सकता था और इसके प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रख सकता था, लेकिन पिशाचों के लिए यह पर्याप्त था। सिस्टम, मुझे वह सूत्र दे दो। सिस्टम को आदेश देने के बाद उसके 4 लाख बदमाश अंक आधे से कम हो गए। आखिरकार सिस्टम ने उसके दिमाग में सूत्र को उकेर दिया। सौभाग्य से उसके पास सूर्योदय संप्रदाय में अपने निजी हर्बल गार्डन में इस औषधि को बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां थीं। मेरे पास इलाज है, ये तरीका काम करेगा, मुझ पर विश्वास करो, माइकल ने कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कंधों को पकड़ लिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं तुम्हारी मां को कुछ नहीं होने दूंगा। वह परिवार है। माइकल ने गया के कंधे को दबाया। उसके शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं। अजीब तरह से जब उसने उसे सुना तो उसे आश्वस्त महसूस हुआ। अगले कुछ घंटे सूर्योदय संप्रदाय में टेलीपोर्ट करने, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और औषधि बनाने में बिताए गए। इसके बाद माइकल ने अजाजेल को अंधेरे जंगल में औषधियों से भरा एक टोकरा छिपाने का आदेश दिया। उसने सबूत के तौर पर सिर्फ एक औषधि अपने साथ ली, यह मानते हुए कि वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं था। माइकल ने तुरंत गिसेल को टेलीपोर्ट किया और फिर डार्क लॉर्ड के रूप में मावेन के पास उड़ान भरी। जब वह मावेन के बाहरी इलाके में पहुंचा तो वह जंगल में उतरा और घोस्ट और एलिया के रूप में वहां से बाहर निकल गया। अकेला वाइवन शराबखाना एक सुनसान मानव निर्मित रास्ते पर बनाया गया था। जहां तक आंखें देख सकती थीं, वहां कोई इमारत या जीवन के कोई संकेत नहीं थे। माइकल को आखिरकार शराबखाने का पता लगाने में कुछ समय लगा। बाहर से यह अंधेरा, परेशान करने वाला और बदसूरत लग रहा था। इमारत के बाहरी ढांचे में छोटे छोटे पत्थर और मोटे, दृढ़ लकड़ी के लट्ठे थे। छोटी, रंगीन कांच की खिड़कियों से देखना मुश्किल था, लेकिन अंदर से ठंडक बाहर महसूस की जा सकती थी। ये निराशाजनक है, माइकल ने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि पिशाच इस जगह पर रहते हैं। उनके आसपास के ऊंचे पेड़ों को देखते हुए दिन के बीच में भी सूरज की रोशनी का अंदर झांकना मुश्किल होगा। जैसे ही माइकल और गया पुराने धातु के दरवाजे से शराबखाने में दाखिल हुए, उनका स्वागत शराब की गंध और शायद भोजन की सुगंध से हुआ। बारटेंडर न तो बूढ़ा था और न ही जवान, लेकिन वह बच्चों की किताब के खलनायक जैसा लग रहा था। उसकी लंबी मूंछें, चेहरे पर निशान और आंखों पर पट्टी उसके व्यक्तित्व को निखारने में कोई मदद नहीं कर रही थी। वह एक गिलास को कपड़े से रगड़ रहा था, हालांकि वह साफ नहीं हो रहा था। उस आदमी ने माइकल और गया की मौजूदगी को स्वीकार करने की कोई कोशिश नहीं की। जैसी कि उम्मीद थी, यह बाहर की तरह ही अंदर से भी भयानक था। लकड़ी के बीम ऊपरी मंजिल और उनसे जुड़ी लालटेन को सहारा देते थे। दीवारों पर जानवरों के सिर और छोटे जानवरों के सिर लगे हुए थे, हालांकि उनमें से अधिकांश घिस गए और टूट गए, जिससे ये जगह और भी डरावनी हो गई। मधुशाला खुद लगभग पूरी तरह से खाली हो गई थी।
अंदर मौजूद कुछ लोग स्वागत करने वाले समूह की तरह नहीं लग रहे थे। जो भी थे, उनसे जितना हो सके उतना दूर रहना बेहतर था। वे सभी खौफनाक काले हुड पहने हुए थे और खून की तरह महक रहे थे। अब जब माइकल को याद आया तो उसने हाइनबर्ग से मधुशाला के बारे में कुछ सुना था। माना जाता है कि यह किसी चीज़ के लिए बदनाम था, लेकिन वह ये याद नहीं कर पाया कि किस लिए। हालांकि इस जगह की हर चीज़ को देखते हुए यह ज़रूर कुछ डरावना होगा। माइकल बारटेंडर के पास गया और गया को एक बोरी में प्यूमा का सिर ले जाने दिया। माइकल को आश्चर्य हुआ जब उसने शराबखाने में मौजूद कुछ लोगों को हवा सूंघते हुए सुना, जैसे कि वे दूर से ही खून की गंध सूंघ सकते हों। क्या तुम खो गए हो या कुछ और? जब माइकल बोल रहा था तो बारटेंडर ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। खोया नहीं हूँ, बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो इस शराबखाने में अक्सर आता हो, माइकल ने कहा। उसने शांत भाव से गया के बगल में बैठने के लिए लकड़ी की बार कुर्सी खींची। जो कोई भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि हम उन्हें नहीं जानते, बारटेंडर ने कहा। लेनोरा का नाम याद आया। अंत में बारटेंडर ने माइकल की ओर देखा। माइकल मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि वह सही जगह पर था। अन्यथा बारटेंडर हैरान हो जाता और पीछे बैठे 3 लड़के खड़े हो जाते, शायद उन्हें पीटने के लिए। मधुशाला बंद हो चुकी है। अपना ख्याल रखना, बारटेंडर ने माइकल की ओर आवाज़ उठाई। तो तुम उसे जानते हो? माइकल ने बारटेंडर द्वारा टेबल पर रखा गिलास अपनी ओर खींचा। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से पानी की थैली निकाली और गिलास में पानी डाला। मैंने ये कितनी बार कहा है, इसकी गिनती मैं भूल गया हूँ। हम इसे आसान तरीके से या कठिन तरीके से कर सकते हैं। माइकल को जवाब देने के बजाय बारटेंडर ने माइकल के पीछे खड़े तीनों को इशारा किया और बिना कुछ कहे उन्हें माइकल और गया को बाहर निकालने के लिए कहा। अध्याय 657, गया बनाम शराबखाने में सभी। मैंने इसे पकड़ लिया। गया ने खड़े होने के बाद पूमा के सिर वाली बोरी अपनी कुर्सी पर रख दी। उसने अपनी मुट्ठी चटकाए। उसकी आंखें शिकारी हो गईं, मानो किसी अनुभवी हत्यारे की हों। ये स्पष्ट था कि वह खेलने के मूड में नहीं थी। कोई भी उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा देख सकता था। बारटेंडर ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपनी नज़र वापस माइकल की ओर घुमाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह युवा लड़की को इन हथियारों का सामना करने दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दशकों से दक्षिणी महाद्वीप में रहता था, बारटेंडर आसानी से खेती करने वालों और दक्षिणी लोगों के बीच अंतर कर सकता था। ये दोनों निश्चित रूप से दक्षिणी महाद्वीप से नहीं थे, जिसका मतलब था कि वे खेती करने वाले महाद्वीपों से आए थे। हालांकि चाहे वे अपने वतन में कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, दक्षिणी महाद्वीप में वे बच्चों की तरह कमज़ोर थे। कम से कम बारटेंडर ने ऐसा ही सोचा। माइकल ने धीरे से गिलास अपने हाथ में लिया और थोड़ा घूंट लिया। उसने पीछे मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या आपके पास इस जगह का बीमा है? माइकल ने पूछा। इस बीच 3 ऊंचे भारी मांसल पहाड़ गया की ओर बढ़े। गया और माइकल लंबे थे, लेकिन ये 3 ज़्यादा लंबे थे। वे किसी की भी भौहें उठाने के लिए पर्याप्त थे। यदि लंबा होना अलग दिखने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो वे पृथ्वी पर किसी भी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को जीतने के लिए पर्याप्त थे। उनकी तुलना में गया एक बच्चे की तरह छोटा लग रहा था। तीनों ने अपनी अंगुलियों की पोंछ चटकाए। उनमें से एक ने माइकल की ओर देखा। आखिरी मौका, बच्चे। अभी चले जाओ और हम तुम्हारी लड़की को खराब नहीं करेंगे, आदमी ने गुर्राहट के साथ कहा। उसने अपना हुड नहीं हटाया ताकि माइकल कांच में प्रतिबिंब में अपना चेहरा न देख सके। उन्हें मारने की कोशिश मत करो, माइकल ने आदमी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए कहा। लेकिन जितना अधिक खून उतना ही बेहतर है, माइकल ने कहा। लेनोरा को बाहर निकालने के लिए उन्हें अधिक खून बहाना पड़ सकता था। आखिरकार वह एक पिशाच थी। माइकल ने यह सोचकर खुद को धोखा नहीं दिया कि वह बिना खून खराबे के एक बड़े पिशाच का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। जितना वह खून खराबे से बचना चाहता था, कुछ कामों में खून की जरूरत होती थी। उदाहरण के लिए, बारटेंडर उन्हें बता सकता था कि वह लेनोरा को जानता है या लेनोरा से मिलने का रास्ता जानता है। इसके बजाय उसने अपने गुर्गों को उन्हें पीटने का आदेश दिया। बारटेंडर के रास्ते पर एक गलत फैसला। गया खुद माइकल से लड़ने के लिए तैयार था, इन नामचीन लोगों से तो दूर की बात थी। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, गया ने तीनों को ठंडे स्वर में धमकाया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं और उन्हें बुरी तरह पीटने के लिए तैयार हो गई। तीनों के पास आकार में बढ़त हो सकती थी, लेकिन वे एक उग्र महिला के सामने कुछ भी नहीं थे, जिसकी नसों में उग्र ऊर्जा बह रही थी। उनके भारी गरजते जूतों ने पास की मेज को हिला दिया। उस पर हमला करने के बजाय केवल एक ही गया के पास गया। उस आदमी ने गया को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए जब वह गया से एक हाथ की दूरी पर पहुंचा तो उसने गया को बाहर फेंकने के इरादे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखने की कोशिश की। इससे पहले कि उसका हाथ गया को छू पाता, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत उसका हाथ कुचल दिया। आदमी घायल बिल्ली की तरह चीखा। उसकी चीख सुनकर सभी हैरान रह गए।
लेकिन उसकी चीख तब रुक गई जब गया ने उसके पैरों के बीच इतनी जोर से लात मारी कि उसकी श्रोणी की हड्डी उखड़ गई। शश शश, माइकल ने मुंह बनाया। उसने लगभग किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। आदमी ने अपनी सारी ताकत और शक्ति खो दी। अंत में वह जमीन पर गिर पड़ा। तो वे पिशाच नहीं हैं, माइकल ने मन ही मन सोचा। अगर वह पिशाच होता तो उसकी लात उसे और अधिक चोट पहुंचाती, क्योंकि पिशाचों के शरीर में कोई प्रजनन अंग नहीं होते। पारंपरिक तरीकों के बजाय पिशाच दूसरों को घुमाकर प्रजनन करते थे। एक तरह से उनके नुकीले दांत ही उनके प्रजनन अंग थे। कुतिया, आदमी गुर्राया। दुर्भाग्य से गया ने उसके साथ ऐसा ही किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पेट पर रौंद दिया। उसके मुंह से खून बह निकला। आदमी दर्द से चीखते हुए एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। उसकी चीख को गया ने अचानक रोक दिया, क्योंकि उसने पास की एक कुर्सी उठाई और उसके सिर पर पटक दिया। उसके पीछे खड़े दोनों लोग स्तब्ध रह गए, ठीक वैसे ही जैसे शराबखाने में मौजूद सभी लोग। अपने क्षणिक सदमे का फायदा उठाते हुए गया ने कुर्सी का टूटा हुआ टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने शिकार के पीछे खड़े दोनों लोगों पर छलांग लगा दी। दोनों सदमे से बाहर आ गए। सहज रूप से उन्होंने अपना बचाव करने के लिए अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने ला दिया। लकड़ी का पैर ठगों की बड़ी विशाल भुजाओं का मुकाबला नहीं कर सका। जब गया ने उस आदमी की बांह पर लकड़ी का पैर पटका तो लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। सभी ने सोचा कि गया का अंत हो गया। पहले वाले से अलग दोनों तैयार थे। उन्होंने सोचा कि गया उन्हें कम वार से आश्चर्यचकित नहीं कर पाएगा। कमबख्त कुतिया, एक आदमी ने गया को कोसते हुए अपनी मुट्ठी मारी। एक बार फिर उसने अपनी गति से उन्हें चौंका दिया। उसने अपने शरीर को एक तरफ झुकाया, हवा में मुक्का मारने से बचते हुए उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों में से एक को पकड़ा और उस आदमी को चाकू मार दिया जिसने मुट्ठी मारी थी। बिना समय गंवाए उसने उस आदमी की छाती पर मुक्का मारा, उसे कुछ मीटर पीछे धकेला और फिर अपना ध्यान दूसरे पर केंद्रित किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया, आदमी ने गया को पेट में लात मारने की कोशिश की, जिससे वह खुद को कमजोर बना रहा था। सभी को चौंकाते हुए गया ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे दूसरे पर फेंक दिया। जिस आदमी की आंखों में चाकू मारा गया था वह दर्द से चिल्लाता रहा जब तक कि वह अपने दोस्त से टकरा नहीं गया। उसके फेंकने में इतना बल था कि वे दोनों पीछे की दीवार पर उड़ गए। टक्कर के बल के कारण दीवार पर लटके जानवरों के सिर नीचे गिर गए। गया के उन पर कूदने से लेकर उन्हें उड़ाने तक सब कुछ कुछ सेकंड में हुआ। यह एक सामान्य इंसान के लिए समझने के लिए बहुत तेज था। बारटेंडर का दिमाग ये देखने में विफल रहा कि अभी क्या हुआ था हुआ। वह नश्वर सीमाओं से परे गति और ताकत के साथ आगे बढ़ी और लड़ी। उसने कुछ सेकंड में अपने आकार से तिगुने 3 मांसपेशियों वाले पहाड़ों को नीचे गिरा दिया। तीनों ने उसके गुस्से को बाहर निकालने का काम किया। दोनों को रुकने का मौका दिए बिना वह उन दोनों पर टूट पड़ी। बेचारे कमीनों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसने दीवार से गिरे सींग उठाए और उस आदमी को चाकू मार दिया जिसकी आंखें मारी गई थीं। आह! वह चिल्लाया। सौभाग्य से उसके दोस्त को भी वही दर्द महसूस हुआ जब गया ने उसी सीन से उसे वार किया जिससे उसने दूसरे को वार किया था। गया को बार बार उनके पैरों में छुरा घोंपते देख अन्य दो ने बीच में आने का फैसला किया। वे गया को रोकने के लिए उस पर टूट पड़े। माइकल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बारटेंडर घबरा गया। वे आम आदमी ही थे, कम से कम एक तो आदमी था और दूसरी औरत थी। उनके कदमों की आहट सुनकर गया ने अपना सिर इधर उधर घुमाया। जब दोनों ने गया की शिकारी निगाहें देखीं तो वे कांप उठे। उनके दिलों में डर समा गया, जिससे उन्हें उसे रोकने के अपने फैसले पर सवाल उठने लगे। लेकिन उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। गया ने एक कुर्सी उठाई और उन दोनों पर फेंकी। वह बलपूर्वक हमला करने में कंजूस नहीं थी, इसलिए कुर्सी ने उन दोनों पर इतनी जोर से मारा कि वे दोनों बेहोश हो गए। उसके शिकारों से निकले खून ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। उसके सफ़ेद कपड़े उनके खून से भीग गए। थू! गया ने थूका और खून उसके मुंह में चला गया। उसने एक कुर्सी पकड़ी और उसे उन दो लोगों की ओर घसीटने लगी जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। माइकल को आश्चर्य हुआ कि शराबखाने में ज्यादा पिशाच नहीं थे। उसे रुकने के लिए कहो। बारटेंडर घबरा गया। उसने अपनी शेल्फ के नीचे क्रॉसबो उठाने के लिए नीचे झुकने की कोशिश की। हालांकि माइकल ने बस उस आदमी के सिर को पकड़ा और उसे काउंटर पर पटक दिया। तुम्हें पता है, अगर वह उन लोगों पर अपना गुस्सा नहीं निकालती है तो वह चिड़चिड़ी हो जाएगी। मुझे उसका चिड़चिड़ा होना पसंद नहीं है। तो क्यों न हम आराम से बैठ जाएं और उसे वही करने दें जो वह सबसे अच्छा करती है। माइकल ने बारटेंडर के कान में फुसफुसाया। अगली बार जब दो अजनबी जानकारी मांगने आएं तो उन्हें वह दे जो वे चाहते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बारटेंडर ने गुर्राहट के साथ कहा। क्या गलती? माइकल ने बारटेंडर के सिर को एक बार फिर मेज पर दे मारा। काउंटर पर रखी कुछ बोतलें जमीन पर गिर गईं। कांच के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जिससे कुछ पल के लिए सभी की नज़र गया से माइकल पर चली गई। नहीं। दूसरी ओर गया को रोकने की कोशिश करने वाली महिला ने गया को कुर्सी उठाते देख चीखी। दुर्भाग्य से गया नहीं रुका।
उसने अपनी पूरी ताकत से कुर्सी उन पर गिरा दी। गया ने उन दोनों को तुरंत बेहोश कर दिया। अब मुझे बताओ कि लेनोरा कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गया ने दहाड़ लगाए। उसकी जोरदार दहाड़ ने पूरे घर को हिला दिया। शराबखाने में भूचाल सा आ गया। सेकंड बीतते गए और मिनटों में बदल गए। पलक झपकते ही 30 मिनट बीत गए। उस पल शराबखाना बर्बाद हो गया था। सभी ग्राहक खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे। एक भी टेबल ऐसी नहीं थी जो बची हो। वह थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गई। जब उसने खाना खत्म किया तो जगह खून और पुरानी शराब की बदबू से भर गई। शराबखाने के बीच में खड़ी गया एक राक्षस के अवतार की तरह लग रही थी। उसके पीड़ितों का खून उसके शरीर से सिर से पैर तक बह रहा था। अंत में माइकल ने बारटेंडर को छोड़ दिया। एक बार जब उसने अपनी शराबखाने और ग्राहकों की हालत देखी तो उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आदमी कांप उठा। राक्षस, ये पहला विचार था जो उसके दिमाग में आया जब उसने गया को देखा। माइकल ने धीरे से गिलास को मेज पर रख दिया। वह कुर्सी से उठा और घूम गया। सबसे पहले उसने अपने लबादे को ठीक किया और फिर उसने प्यूमा के सिर वाली बोरी को उठाया। क्या ये काफ़ी है? माइकल ने बोरी को शराबखाने के अंधेरे कोने में फेंकते हुए पूछा। एक अनजान आदमी को अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन माइकल के लिए अंधेरे में छिपी हुई आकृति दिन की तरह साफ थी। गया ने अपनी नज़र कोने की ओर घुमाई। हैरानी की बात है कि उसने अंधेरे से बाहर निकलती हुई एक आकृति देखी। लेनोरा, गया ने गुर्राहट के साथ कहा। अध्याय 658 एल्ड लेनोरा से मिलना। माइकल ने आखिरी बार बारटेंडर के सिर पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह बेहोश हो गया। फिर वह गया के पास आया। उसने उसका हाथ दबाया। बिना कुछ कहे गया को कुछ न करने को कहा। जिस आकृति को गया ने लेनोरा समझा था उसने धीरे धीरे अपना काला हुड हटाया। ये 40 के दशक के अंत में एक भूरे बालों वाली महिला थी। अंडाकार चेहरे और बड़ी गोल आंखों के साथ वह एल्ड लेनोरा से बहुत अलग दिख रही थी। एक पल के लिए माइकल को लगा कि लेनोरा भेष बदल कर आई है। हालांकि जब महिला ने अपना परिचय दिया तो वह गलत साबित हुआ। मैं एल्ड लेनोरा की नौकरानी हूँ। आपके पास लेडी लेनोरा के लिए कुछ है? नौकरानी ने अपना सिर झुकाया, अपनी नज़र जमीन में पड़े बोरे पर रखी जो उससे 1 मीटर दूर था। खोलो और अपने आप को देखो, माइकल ने कहा। वह धीरे धीरे नीचे झुकी, बोरे को थोड़ा खोला और देखा कि प्यूमा का सिर चौड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। मैं एल्ड लेनोरा सहित आपके बुजुर्गों से मिलना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, घोस्ट? नौकरानी ने हंसते हुए कहा। वह गया के दांतों को आपस में टकराते हुए सुन सकता था। मुझे शांति चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए जिसे आपके जैसे लोगों ने धोखा दिया है। बदले में मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। नौकरानी उसके शब्दों से थोड़ी हैरान दिखी। एक पल के लिए उसने गहराई से सोचा कि घोस्ट ने अभी क्या कहा था। केवल दर्दनाक कराहों ने चुप्पी को चुनौती दी जब तक कि महिला ने बोलने का फैसला नहीं किया। क्या है? नौकरानी ने पूछा। मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं इसे केवल आपके बुजुर्गों को दूंगा, आपकी जैसी नौकरानी को नहीं। मुझे एल्ड लेनोरा के पास ले चलो। माइकल की आवाज़ सख्त और ठंडी हो गई। वह नौकरानी से बातचीत करने के मूड में नहीं था। नौकरानी बिना कुछ बोले चुप रही। वह इस शुक्रवार को इसी समय आपसे यहाँ मिलेगी। आपकी खातिर मैं आशा कर रही हूँ कि आपके पास कुछ वाकई दिलचस्प होगा, नौकरानी ने कहा। माइकल को आश्चर्य हुआ। वह हवा में गायब हो गई। वह कहाँ है? गया नौकरानी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुक्रवार, माइकल ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। ये शुक्रवार उसकी मेजरोथ छुट्टियों का आखिरी दिन था। उसे मेजरोथ वापस लौटना था। माइकल एल्ड लेनोरा से मिलने को टाल नहीं सकता था। गया की खातिर उसे उससे मिलना था। अगर गया की मां को ढूंढने का मतलब था कि उसे कुछ घंटे देरी से मेजरोथ लौटना होगा तो वह तुरंत ऐसा करेगा। गया ने नौकरानी को खोजने के लिए सराय में इधर उधर देखा। माइकल ने उसे पागलों की तरह दिखने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। 2 दिन, माइकल ने कहा। 2 दिनों में हम पता लगा लेंगे कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ। माइकल को डार्क लॉर्ड और डार्क क्वीन के रूप में पिशाच महल की यात्रा करने के बजाय गया को सराय से बाहर निकालने के लिए कुछ समझाने की जरूरत पड़ी। अगर माइकल डार्क लॉर्ड के रूप में पिशाच महल में प्रवेश करता तो अनावश्यक जटिलताएं पैदा हो सकती थीं। इसलिए माइकल ने 2 दिन प्रतीक्षा करने का फैसला किया। माइकल ने इन 2 दिनों का उपयोग अपने राजसी के लिए और अधिक औषधि बनाने के लिए किया, जिसमें प्लेग का इलाज भी शामिल था। फिर वह क्लेयर और बड़ों से मिलने के लिए सनराइज संप्रदाय का दौरा किया। वे माइकल के राजा के शासन को खत्म करने और दक्षिणी महाद्वीप की तरह राज्य पर शासन करने के लिए मंत्रियों की एक गोल मेज को लागू करने के अनुरोध को सुनकर आश्चर्यचकित थे। बेशक बाहरी दुनिया के लिए ब्रैडफोर्ड पर सनराइज संप्रदाय के बुजुर्गों का शासन था। हालांकि वास्तविकता में माइकल छाया से निर्णय लेगा और राज्य पर शासन करेगा।
इस तरह उसके दुश्मन ब्रैडफोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए निशाना नहीं बना पाएंगे। आवश्यक चर्मपत्रों पर हस्ताक्षर करने के बाद माइकल ने पिशाचों के लिए औषधि बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां एकत्र कीं। उसने अज़ाज़ेल को औषधि का डिब्बा दिया और उसे अंधेरे जंगल में कहीं दफनाने का आदेश दिया। एलोन महाद्वीप में सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल वोल्डीगार्ड महल में लौट आया। पहले तो माइकल को वोल्डीगार्ड को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना छोड़ने में कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन ईव ने उसे आश्वस्त किया और अपने परिवार को मजबूत करने के लिए थेरा में अन्य शक्तिशाली परिवारों के साथ कुछ सौदे किए। वह ईव के अभिशाप के बारे में नहीं भूला। उसने सिस्टम को 250,000 बदमाश अंक दिए ताकि वह एक ऐसी वस्तु का पता लगा सके जिसे सिस्टम द्वारा अवशोषित किया जा सके और एक अभिशाप तोड़ने वाले कौशल में बदल दिया जा सके। बुरी खबर यह थी कि माइकल के पास विश्वासघाती महासागर का दौरा करने का समय नहीं था। अच्छी खबर यह थी कि एलिडर एक सरणी बना सकता था जिससे माइकल माजेरोथ में सरणी द्वारा पता लगाए बिना अकिलान क्षेत्र से बाहर निकल सकता था। उसने ईव से वादा किया कि वह अगले 6 महीनों के भीतर उसका श्राप तोड़ देगा। माइकल को आश्चर्य हुआ कि ईव को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वह जिंदा रहेगी या नहीं। जब तक वह जिंदा थी वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वोल्डीगार्ड सुरक्षित रहें। माइकल को ईव की मदद करने के बजाय उसे छोड़कर जाने पर बहुत बुरा लगा। दुर्भाग्य से माइकल के पास माजेरोथ लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक गर्मजोशी भरे आलिंगन के साथ इवन ने उसे माजेरोथ के लिए रवाना कर दिया, सिवाय इसके कि माइकल माजेरोथ में टेलीपोर्ट नहीं हुआ। इसके बजाय वह सीधे लेनोरा से मिलने के लिए एकांत वाइवरन सराय में चला गया। ईव को अलविदा कहने के बाद माइकल की मुलाकात वेडोरा से हुई। कैन को छोड़कर बाकी दोनों अभी भी उदास दिख रहे थे। उन्हें अकेले समय की ज़रूरत थी, इसलिए माइकल ने उन्हें अज़ाज़ेल की देखभाल में अंधेरे जंगल में छोड़ दिया। समय को ध्यान में रखते हुए माइकल ने एलिडर और नाइटमेयर को आदेश दिया कि वे उसके और गेया से पहले मेजेरोथ लौट जाएं। अंधेरे आसमान के नीचे अकेला वाइवन मधुशाला हमेशा की तरह उदास दिख रहा था। आसमान में मंडराते काले बादल भारी बारिश के साथ धरती को डरा रहे थे, जिससे मधुशाला में उदासी की एक और परत जुड़ गई। गड़गड़ाहट और तेज हवा के अलावा इलाके में कोई आवाज़ नहीं थी। मैं महल में पहुंच गया हूं। जब माइकल मधुशाला में पहुंचा तो उसने अपने सिर में एलिडर की आवाज़ सुनी। अच्छा, आशा है कि आपके रून काम करेंगे, माइकल ने कहा। जब वह डार्क फॉरेस्ट में एलिडर से वापस मिला तो माइकल ने डार्क एल्फ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मेजेरोथ में कोई भी उसे और गेया को उनके भेष में न देख सके। यदि यह खराब अंकों की कमी के लिए नहीं होता तो माइकल सिस्टम का उपयोग करके ऐसा कर सकता था। वह सिलनेस मंत्र खरीदने के लिए अंक बचा रहा था जो उसके आसपास के समय को कुछ समय के लिए धीमा कर देगा। इसके अलावा वह अपने सभी मंत्रों को अपग्रेड करना चाहता था। उन्हें अपग्रेड किए हुए काफ़ी समय हो गया था। वे माजेरोथ पहुंच गए, गया ने पूछा, उसके साथ मधुशाला के दरवाजे तक चलते हुए। माइकल ने सिर हिलाया। अपने पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र और स्पाइडर का उपयोग करते हुए माइकल ने मधुशाला के अंदर 3 लोगों को महसूस किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। जैसा कि माइकल ने महसूस किया था, उसने एक काले रंग की पोशाक पहने हुए व्यक्ति, बारटेंडर और एक अन्य महिला को देखा जो एक मलाईदार सफ़ेद स्कर्ट और सिर पर लाल पंखों वाली एक बड़ी काली टोपी पहने हुए थी। जब माइकल पहले मधुशाला में गया था उसके विपरीत ये जगह खाली लग रही थी। कम से कम वे टेबल और गिरी हुई ट्रॉफियों को ठीक करने में कामयाब रहे, जबकि गया ने लगभग जगह को नष्ट कर दिया था। बारटेंडर ने एक पल के लिए माइकल की तरफ देखा और फिर अपना ध्यान सफ़ेद कपड़े वाली महिला के गिलास को फिर से भरने पर केंद्रित किया। सफ़ेद कपड़े वाली महिला के बगल में खड़ी महिला उस नौकरानी से मिलती जुलती थी जिससे माइकल पहले मिला था। मुझे बात करने दो, माइकल ने गया से फुसफुसाते हुए कहा। गया ने सिर हिलाया। माइकल के हर कदम पर फर्श चरमराता था। अब तक माइकल ने 2 एल्डर वैम्पायर का सामना किया था, लेकिन लेनोरा जैसे प्राचीन बुजुर्गों की तुलना में वे दोनों सिर्फ पौधे थे। उसके साथ एक ही कमरे में रहने से माइकल उसके द्वारा उत्सर्जित भयानक आभा को महसूस कर सकता था। साधना के मामले में लेनोरा फ्यूजन स्टेज के शिखर पर थी। पिशाचों के साथ माइकल के कई अनुभवों के बाद उसने एक मूल्यवान सबक सीखा। पिशाचों को सिर्फ साधना के मानकों से नहीं मापा जा सकता, उनकी तरह की शक्तियां साधना चरणों से परे थीं। इस प्रकार माइकल ने लेनोरा को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। मधुशाला में सन्नाटा छा गया। हवा में खून की एक धार फैल गई। बारटेंडर के पैर डर से कांप रहे थे। माइकल को संदेह था कि बारटेंडर ने लेनोरा के कप में जो लाल तरल डाला था वह शराब थी। बैठो, लेनोरा की आवाज़ ने चुप्पी को चीरते हुए कहा। उसने अपने बगल में बार स्टूल पर थपथपाया। सिस्टम, जैसे ही कुछ गलत हो हमें मजेरोथ में टेलीपोर्ट कर देना, माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया। अगर मजबूरी में ऐसा हुआ तो वह मजेरोथ में रहना चाहता था जहां पिशाचों के पास कोई शक्ति नहीं थी। इसके अलावा गया और माइकल दोनों के पास महल के मैदान में टेलीपोर्ट करने के लिए मजेरोथ द्वारा दिया गया टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल था।
इसलिए उसे सिस्टम से टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदने के लिए कोई भी बढ़िया पॉइंट खर्च नहीं करना पड़ा। उसके हर कदम ने माइकल को एल्डर वैम्पायर की हाल ही में हुई मीटिंग की याद दिला दी। जब माइकल विक्टर को मारने के लिए उनके महल में घुसा तो उसने पिशाचों की गोलमेज सहित पूरे महल में जासूसी की। इस तरह माइकल को पता चला कि एवन को एल्डर वैम्पायर में बदला जा रहा है और ब्लड प्रिंस नामक किसी चीज़ को जगाने का उनका फैसला। माइकल के लिए ये नाम ही इतना भयावह था कि उसे पता चल गया। कम से कम माइकल ने एवन को मारकर अनुष्ठान में बाधा डाली थी, ऐसा उसने सोचा। माइकल लेनोरा के बगल में बैठा था और गया माइकल के बगल में बैठा था। ये पहली बार है जब कोई मुझसे मिलना चाहता था, ये जानते हुए भी कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ, लेनोरा ने कहा। उसकी आवाज़ मधुर, शांत और संयमित थी। कोई भी अनजान आदमी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह एक बड़ी पिशाच थी जो अकेले ही एक राज्य को नष्ट करने में सक्षम थी। तुम्हारे पास बहुत बड़ी हिम्मत है, घोस्ट, लेनोरा ने ठहाका लगाया। माइकल ने उसकी मोहक हंसी के पीछे हत्या की मंशा को भांप लिया। पहली बार माइकल ने गया के लिए उच्च जोखिम वाले, उच्च इनाम वाले रास्ते को चुना। अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो घोस्ट और पिशाच शांति से रह सकते थे और साथ ही गया की मां के बारे में जान सकते थे। मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ। माइकल जानता था कि उसे लेनोरा को हराने के लिए डार्क लॉर्ड बनना होगा। डार्क फ्लेम्स और एंटी वैम्पायर पोशन उसके शस्त्रागार में केवल दो चीजें थीं जो लेनोरा जैसे प्राचीन एल्डर को चोट पहुंचा सकती थीं और शायद मार सकती थीं। मुझे प्यूमा पसंद आया। उसने मेरी और मेरे जैसे लोगों की अच्छी तरह से सेवा की। लेनोरा ने एक छोटा सा घूंट लिया और धीरे से गिलास को मेज पर रख दिया। तुमने उसे प्रताड़ित किया है न? तुम मेरा नाम कैसे जान सकते थे? उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। उनके आसपास का तापमान कई डिग्री कम हो गया। फिर भी माइकल की आंखों में डर के कोई लक्षण नहीं दिखे। यातना एक कठोर शब्द है। चलो बस इतना ही कहो, मैं बहुत ही प्रेरक हूँ। माइकल की शांति ने बार्टेंडर और लेनोरा की नौकरानी को चौंका दिया। लेनोरा को इंसान में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह अपनी उंगली नहीं डाल सकती थी, लेकिन घोस्ट में कुछ अजीब जरूर था। मुझे आश्चर्य है कि तुमने मेरे पास क्यों हाथ बढ़ाया, लेनोरा ने कहा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ जिसे तुमने हिट करने का आदेश दिया था, एडलिया एस्टन। जैसे ही माइकल ने नाम कहा, लेनोरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हर एक कांच की बोतल चकनाचूर हो गई। पूरा शराबखाना कांप उठा। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल हो गईं। अंत में लेनोरा ने अपना सिर माइकल को देखने के लिए घुमाया। एडलिया एस्टन, नागालैंड की रानी। क्योंकि ये दिवाली है, मेरे देश में त्योहार। अगर आपको नहीं पता कि यह क्या है, आज HBS का केवल एक अध्याय है। कल से कार्यक्रम सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएगा। 659 पिशाचों से निपटना। तुम उसे कैसे जानते हो? गया ने पूछा। आखिरकार वह अपना मुंह बंद नहीं रख सकी। तस्क तस्क तस्क, लेनोरा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या जल्दी है? तुमने अभी तक हमारा आतिथ्य भी नहीं देखा है, लेनोरा ने कहा। उसने अपनी उंगलियां चटकाने से पहले माइकल को आंख मारी। माइकल को आश्चर्य हुआ। उनके आसपास का दृश्य बदल गया। वह और गया एक उदास हॉल में दिखाई दिए जो मशालों से मंद रोशनी में था। हॉल के केंद्र में एक बड़ी पत्थर की गोल मेज थी। माइकल ने तुरंत कमरे को पहचान लिया। ये बुजुर्गों का मीटिंग हॉल था। उसके स्पाइडर अभी भी आसपास थे। वह उन्हें महसूस कर सकता था। मेरे पीछे आओ, लेनोरा उसके सामने प्रकट हुई। वह दोनों को पत्थर की मेज की ओर ले गई। पूरा हॉल शांत था। जैसे ही माइकल आगे बढ़ा, खून की हल्की गंध हवा में फैलने लगी। गोल मेज धीरे धीरे खुली। बिना एक शब्द बोले माइकल और गया खुले स्थान से होकर बीच में खड़े हो गए। इस समय 10 में से केवल एक पत्थर की कुर्सी पर लोग बैठे थे। जल्द ही हॉल में एक एक करके आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये देखते हुए कि माइकल और गया ने उन्हें अपने निगरानी कक्ष में देखा था, उन्होंने प्रत्येक को पहचान लिया। लेनोरा के बाद सबसे पहले दिखने वाली एक श्यामला थी। वह ट्रिस्टा थी। कोई भी उसे पिशाच नहीं समझ सकता था। उसने भूरे रंग के रेशमी वस्त्र, चमड़े के जूते पहने थे और मोटी लाल लिपस्टिक लगाई थी। लेनोरा के बगल में बैठने से पहले उसने माइकल को चंचलता से आंख मारी। लेनोरा के पीछे सेबर कमरे में दाखिल हुआ, जिसने अपने युवा रूप से गया को आश्चर्यचकित कर दिया। अगर वह नहीं जानती कि वह पिशाच है तो गया उस पर दूसरी नज़र भी नहीं डालता। वह अपनी किशोरावस्था में एक पड़ोसी बच्चे की तरह लग रहा था। उसके गालों पर अभी भी बच्चे जैसी चर्बी थी। दोनों पिशाच आश्चर्यचकित नहीं दिखे, जिसका मतलब था कि उन्होंने पहले ही माइकल और गया को अपने महल में लाने पर चर्चा कर ली थी। हालांकि माइकल को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने यह बातचीत कहाँ की और उन्होंने कैसे संवाद किया, क्योंकि उसने पूरे महल की जासूसी की थी। फिर भी उसने ब्लड प्रिंस के बारे में उनकी चर्चा के बाद उन्हें कभी एक साथ नहीं देखा था। माइकल ने धैर्यपूर्वक इंग्राम के उनके साथ आने का इंतजार किया। उसकी निडर आंखों ने पिशाचों को, खासतौर पर सेबर को, हैरान कर दिया। लेनोरा की तरह ही उसे भी अपने सामने खड़े इंसान के बारे में कुछ अजीब लगा। सेबर को इस एहसास को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था।
अगर उसे बताना होता तो वह डर कहता। उसे इंसान से डर क्यों लग रहा था? सेबर ने खुद से पूछा। वे रात्रिचर, रात के शासक और नश्वरों के बीच देवता थे। फिर भी पिशाचों को अपने दिलों में डर का बीज अंकुरित होता हुआ महसूस हुआ। अंत में माइकल ने इनग्राम को हॉल में आते देखा। मंद मशालों ने उसके शांत दिखने वाले चेहरे को रोशन कर दिया। उसके राख जैसे बाल बड़े करीने से पोनीटेल में बंधे हुए थे। अन्य बड़े पिशाचों के विपरीत वह चमड़े और धातु दोनों से बने कवच में था। अपनी कमर पर तलवार लटकाए हुए वह पिशाच के बजाय बहादुरी शब्द का अवतार लग रहा था। हालांकि वहां 10 पत्थर की कुर्सियां थीं, माइकल ने कभी भी उन सभी को भरते हुए नहीं देखा था। हमेशा ये 4 ही होते थे। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार महल में बग लगाया था तो उसने एक मोटा गंजा पिशाच देखा था। किसी कारण से वह पिशाच कहीं नहीं दिख रहा था। बेशक माइकल को नहीं पता था कि हैरियट ने हैन को मार डाला था, क्योंकि उसने एक और बड़ा पिशाच बनाया था जिसने कीमिया प्रतियोगिता में माइकल और नूह को लगभग मार डाला था। क्या सभी यहाँ हैं? लेनोरा ने पूछा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। सभी चुप रहे, जिससे माइकल और गया में भयानक भावना घुस गई। तो तुम दोनों में से प्यूमा को किसने मारा? ट्रिस्टा ने पूछा। मैंने मारा, माइकल ने कहा। तुम्हें कब पता चला कि वह एक नाइट वॉकर था? ट्रिस्टा ने पूछा। जब मैंने उसे पुनर्जीवित होते और अपने नुकीले दांत दिखाते देखा। मुझे ये बात सीधे सीधे बता दें, ट्रिस्टा ने आगे झुकते हुए हंसते हुए कहा। तुम्हें पता चला कि वह एक नाइट वॉकर था, किसी तरह उसे मार डाला और सोचा कि उसे भेजने वाले का पता लगाना एक अच्छा विचार है? बिल्कुल नहीं, माइकल ने अपना सिर हिलाया। तो हमें बताओ, तुम वास्तव में यहाँ क्यों हो? ट्रिस्टा ने कहा। माइकल ने एक गहरी सांस ली। मैं यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के साथ जानकारी और शांति के बदले में कुछ देने आया हूँ, माइकल ने कहा। मुझे लगता है कि उसकी माँ के बारे में जानकारी, सेबर ने शांति से कहा, जिससे माइकल आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी नज़र ट्रिस्टा से सेबर की ओर घुमाई। युवा पिशाच मुस्कुराते हुए अपनी पत्थर की कुर्सी पर पीछे झुक गया। तुम उसका चेहरा नकाब से छिपा सकते हो, लेकिन तुम उसका खून नहीं बदल सकते। एक नागा, सेबर ने गया को सिर से पैर तक देखा। माइकल और गया दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेबर उसकी उत्पत्ति का पता लगा लेगा। माइकल को लगा कि उसने पिशाचों को कम करके आंका था। सिर्फ नागा नहीं, नागालैंड की राजकुमारी, सिंहासन के लिए योग्य आश्चर्य और एडेलिया एश्टन की इकलौती बेटी, सेबर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में किसी कारण से प्रशंसा और आश्चर्य का मिश्रण था। चूंकि माइकल लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए वह बता सकता था कि सेबर के मन में एडेलिया के लिए निश्चित रूप से कुछ सम्मान था। ईमानदारी से कहूं तो माइकल के मन में एडेलिया के बारे में बहुत सारे सवाल थे। महिला ने उसे अंदर तक आकर्षित किया। पहले तो वह सिर्फ गया की मृत माँ थी। इसके अलावा माइकल के मन में एडेलिया के बारे में कोई और विचार नहीं था। लेकिन जितना ज्यादा वह गया की माँ के बारे में गहराई से सोचता, वह लगातार उससे हैरान होता जाता। सबसे पहले गया ने अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई एक रिकॉर्डिंग देखी। वह उस आदेश की सदस्य थी जिसने गया से डार्क लॉर्ड को खोजने के लिए कहा था। फिर एलिडिर ने एडेलिया की उत्पत्ति वेद के रूप में बताई, जो आदेश के संस्थापकों में से एक थी। अब उसे पता चला कि एडेलिया शायद एक पिशाच थी और किसी तरह उसने मृत्यु दस्ते द्वारा शिकार किए जाने का अधिकार अर्जित किया। एडेलिया के इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य थे। ये प्यास छीलने जैसा था। रहस्य एक के बाद एक सामने आते रहे। तुम नहीं लगती, इनग्राम ने कहा। मुझे मेरी माँ के बारे में बताओ। वह कहाँ है? गया ने इनग्राम की बात अनसुनी कर दी और उन सभी से सवाल किया। माइकल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से पिशाच उसके गुस्से से खुश लग रहे थे, नाराज होने के बजाय। आपने स्थिति का गलत अनुमान लगाया होगा, महामहिम, लेनोरा ने हंसते हुए कहा। आप जीवित हैं क्योंकि हम प्यूमा की मृत्यु और हमसे मिलने के उसके अजीब अनुरोध के बारे में किसी तरह उत्सुक थे, लेनोरा ने कहा। दूसरे शब्दों में, आप जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चल रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें उत्सुक रखें, ट्रिस्टा ने कहा। उनकी आवाज़ में एक छिपी हुई हत्या की मंशा थी। माइकल आगे बढ़ा। बुजुर्गों, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। माइकल ने बड़ों की ओर देखा। उन्होंने थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। अंत में अपनी कलाई को झटकते हुए माइकल ने एक चमकदार सोने की औषधि निकाली। स्थिति तरल सोने की तरह चमक उठी। यही है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, एक औषधि। लेनोरा थोड़ी निराश दिखी। हालांकि सेबर को औषधि से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ये औषधि नहीं है, एल्डर। मुझे यह विश्वासघाती समुद्र में मिली थी। इसे एक 6 सितारा कीमियागर ने छोड़ा था, माइकल ने कहा। पिशाचों के पास ये बताने की क्षमता थी कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं, उसके दिल की धड़कन और चेहरे के संकेतों को देखकर। इस प्रणाली की बदौलत माइकल पिशाचों को बेवकूफ़ बनाने में सक्षम था। दुर्भाग्य से चर्मपत्र के साथ साथ समय के कारण चर्मपत्र भी टूट गया। हालांकि मुझे शब्द याद हैं।
रात के शासक दिन पर शासन करें। पिशाच आश्चर्यचकित रह गए। उनके दृष्टिकोण से उनके सामने मौजूद इंसान उन्हें सच बता रहा था। उस समय मैं औषधि के प्रभाव को देखने के बाद भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया था। प्रभाव क्या हैं? सेबर ने पूछा। माइकल ने पिशाच की आंखों में उत्सुकता भरी नजर देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। सूर्य से सुरक्षा प्रदान करें। जब तक मुझे रात के शासकों के बारे में पता नहीं चला तब तक मैंने इस औषधि के बारे में इतना नहीं सोचा था। क्या आप हमें बता रहे हैं कि यह औषधि हमें सूर्य से बचाएगी? लेनोरा ने कराहते हुए कहा। उसकी सामान्य चंचल आवाज़ गायब हो गई। इसके बजाय उसने ठंडी आवाज़ में बात की। अगर मेरी गणना सही थी तो यह औषधि कम से कम 1.5 घंटे तक आपकी रक्षा करेगी। समय और संसाधनों के साथ आप औषधि के प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखने का तरीका खोज सकते हैं। अचानक सेबर ने अपना हाथ हिलाया। एक अदृश्य शक्ति ने माइकल के चेहरे से औषधि छीन ली। अगर यह काम नहीं करता है, सेबर ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन माइकल को परिणाम की कल्पना करने दिया। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, माइकल ने कहा। सिर हिलाते हुए सेबर हॉल से गायब हो गया। सेबर के गायब होने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। माइकल और गया शांत रहे। माइकल ने उसका हाथ दबाया, बिना कुछ कहे उसे आश्वस्त किया। अगर उसका शांतिपूर्ण तरीका काम नहीं करता तो वह बड़ों का कत्लेआम करने में एक पल भी नहीं झपकाएगा। गया ने उससे कभी कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन पहली बार वह उसकी मदद के लिए रोई। एडेलिया को खोजने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसे ढूंढना ही होगा। आखिरकार एडेलिया सिर्फ गया की मां नहीं थी, बल्कि एक संस्थापक और उसके आदेश की सदस्य थी। अगर वह जीवित होती तो डार्क लॉर्ड के तौर पर अपने वफादार अनुयायियों की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा एडेलिया परिवार थी। कुछ मिनटों के बाद सेबर हॉल में वापस आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक शानदार कुलीन पोशाक पहने एक योगिनी थी। योगिनी भयभीत दिख रही थी और माइकल उसके माथे पर पसीने की बूंदें देख सकता था। क्या हुआ? लेनोरा ने सेबर से पूछा। वह अपने दिल में जिज्ञासा को छिपाने में विफल रही। मैं बच गई, योगिनी ने कांपते हुए कहा। इनाग्राम को छोड़कर बाकी बुजुर्ग हैरान दिखे। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला सेबर भी उत्साह को छिपा नहीं सका। उसका हाथ कांप रहा था, जिसमें सुनहरे तरल की कुछ बूंदें थीं। जवाब देने के बजाय सेबर पलक झपकते ही माइकल के सामने आ गया। उसने गया और माइकल को गर्दन से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। सेबर के दुबले पतले रूप के बावजूद वह बिना पसीना बहाए माइकल और गया को उठाने में सक्षम था। मुझे बताओ, मैं और कहाँ पा सकता हूँ? सेबर ने अपनी पकड़ इतनी ढीली की कि माइकल मुश्किल से शब्द बोल पाया। मुझे एडेलिया के बारे में बताओ और मौत के दस्ते को वापस बुलाने के लिए सहमत हो जाओ। अगर हम जीवित और सुरक्षित वापस नहीं लौटे तो औषधियां खत्म हो जाएंगी, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। माइकल के पास जो जानकारी थी वह इस हद तक महत्वपूर्ण थी कि वह पूरे पिशाच की किस्मत बदल सकती थी। दूसरे शब्दों में, सेबर उसे मार नहीं सकता, भले ही वह चाहे। पिशाचों को औषधि से चौंकाने का पहला चरण पूरा हो चुका था। अगला चरण, किसी एक बुजुर्ग की सुरक्षा प्राप्त करें और एडेलिया के बारे में जानें। 660 ब्लड प्रिंस का पंच। सेबर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सेबर को शांत होते देख बाकी लोग दंग रह गए। ट्रिस्टा और लेनोरा ने सेबर को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि औषधि वास्तव में काम करती है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सेबर ने उन दोनों को छोड़ दिया। माइकल और गया खांसते रहे। एक पल के लिए उनका गला बहता रहा। ये काम कर गया, सेबर ने पलटकर सभी की उत्सुक निगाहों का जवाब दिया। एक पल के लिए ट्रिस्टा और लेनोरा को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने अभी जो सुना था। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सूरज उनका सबसे बड़ा अभिशाप था। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी कुछ मिनटों के लिए सूरज की रोशनी में नहीं टिक पाते थे। मिनियंस की तो बात ही छोड़िए। आदिम लपटों के अलावा यह उनकी एकमात्र कमजोरी थी। कम से कम आदिम लपटों से वे किसी तरह से लपटों को मार सकते थे। सूरज के साथ उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे दिन के दौरान अपने महलों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। आपके पास और कितने हैं? सेबर ने पूछा। इनाग्राम को छोड़कर बाकी सभी लोग माइकल से सवाल करने से सदमे में थे। माइकल नहीं समझ पाया कि इनाग्राम के दिमाग में क्या चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी, मानो औषधि का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। 20, माइकल ने कहा। तुमने हमें स्थान बता दिया है तो हमें तुम्हें मारने से क्या रोकता है? आखिरकार लेनोरा सदमे से बाहर आए और उसने माइकल से सवाल किया। कुछ नहीं एल्डर, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने कंधे पर नजर रखकर जीने के बजाय तुरंत मरना पसंद करूंगी। इसलिए मैं यहाँ हूँ, विश्वास की छलांग लगा रहा हूँ, माइकल ने कहा। इसके अलावा मुझे एडेलिया को खोजने का कोई और तरीका नहीं दिख रहा है। बड़े पिशाचों ने अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए कुछ क्षण लिए। हालांकि वे क्रूर और निर्दयी थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे।
ये पिशाच अवसरों का लाभ उठाकर और घोस्ट जैसी मूल्यवान संपत्तियों के साथ काम करके इतने सालों तक जीवित रहे। इस समय घोस्ट उनके लिए मृत होने की तुलना में जीवित होने के कारण कहीं अधिक मूल्यवान था। उसने उन्हें जो औषधि दी थी उसकी तुलना में 2 अधब के बुजुर्ग पिशाचों और प्यूमा का जीवन, जो मूर्ख और इतने कमजोर थे कि मारे गए, कुछ भी नहीं था। इसके अलावा सेबर के पास घोस्ट के लिए दूसरी योजनाएं थीं। सेबर ने लेनोरा की ओर सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए दूसरों की ओर देखा। अंत में लेनोरा ने एडेलिया के बारे में जो कुछ भी जानती थी उसे घोस्ट और गया के साथ साझा करने का फैसला किया। एडेलिया पर हमला करने वाला एल्डर क्रैगन था। वह मर चुका है। गया का दिल धड़क उठा। लेकिन पिछली बार जब मैंने सुना था एडेलिया ने बुद्धिमान ड्रैगन की तलाश में विश्वासघाती समुद्र में जाने का साहस किया था। अगर मैं तुम होते तो मैं अपनी खोज उस ड्रैगन से शुरू करता। लेनोरा ने विश्वासघाती समुद्र में जाने के खतरों को समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह सिर्फ एक इंसान था, लेकिन चूंकि उसने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दिया था और उनसे उनकी दया मांगी थी, इसलिए वह तब तक मौत के दस्ते को बुलाएगी जब तक कि वह उसके जैसे लोगों के साथ एक बार और खिलवाड़ न कर दे। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो और हमें मौत के जाल में नहीं फंसा रहे हो? गया ने पूछा। लेनोरा जोर से हंस पड़ी। तुम सच नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। माइकल को लेनोरा ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। साथ ही उसे उन्हें मौत के जाल में फंसाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार जब हम बाकी औषधियां वापस ले लेंगे तो मैं मौत के दस्ते को बुलाऊंगी। लेकिन कोई गलती मत करना। अगर तुमने फिर कभी मेरे जैसे किसी को मारा तो मैं खुद तुम्हारी जान लेने आऊंगी, लेनोरा ने माइकल को धमकाया। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, माइकल ने थोड़ा झुककर कहा। अब स्थान? सेबर ने पूछा। माइकल ने धीरे धीरे अपना हाथ कोट की भीतरी जेब में डाला। अचानक कोई हरकत नहीं की। वह चर्मपत्र निकालने ही वाला था कि अचानक एक धमाकेदार आवाज ने पूरे हॉल को हिला दिया। मशालों को एक अदृश्य शक्ति ने बुझा दिया। उनके ऊपर अंधेरा छा गया। सेबर ने प्रकाश का एक गोला बनाया, उसे उनके ऊपर मंडराने के लिए भेजा। लेकिन गोला मुश्किल से जगह को रोशन कर पा रहा था। किसी चीज ने सारी रोशनी सोख ली, जिससे जगह उदास हो गई। सब कुछ शांत हो गया। रगम्मा, एक राक्षसी दहाड़ ने सन्नाटे को चीर दिया। तुरंत माइकल के गर्दन के बाल खड़े हो गए। हॉल में एक शक्तिशाली प्राणी दिखाई दिया। उसने अपने पर्यावरण स्कैनिंग से उस प्राणी को महसूस किया। हालांकि माइकल उस प्राणी के सटीक स्थान को ठीक से नहीं बता पाया। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में असफल रहा। उसका शरीर हिलने से मना कर रहा था। हॉल हर धमाके के साथ कांपता रहा। धीरे धीरे धमाकों की आवाज उनके और करीब आती गई। हवा में खून की बदबू के कारण माइकल की नाक फड़कने लगी। रोशनी का गोला अपनी मंद लाल लपटों के साथ जगह को मुश्किल से रोशन कर पा रहा था। माइकल ने एल्डर्स की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक हैरान करने वाली नज़र देखी। उसने जल्दी से हॉल के चारों ओर स्पाइडर्स तक पहुंचने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ। उसने महसूस किया कि उनके आसपास कोई स्पाइडर नहीं है। हर एक स्पाइडर नष्ट हो गया। चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। अचानक कई लाल चेतावनी बॉक्स ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। सिस्टम उसकी आवाज़ के अंदर चीख उठा। माइकल उस जगह से दूर जाने ही वाला था कि उसने एक विशालकाय आकृति को अंधेरे से बाहर निकलते देखा। यह आकृति इतनी विशाल, लाल और मांसल थी कि कोई भी अनजान व्यक्ति इसे देखने से भी डर जाएगा। 8 फीट के विशालकाय मानव राक्षस के सामने बड़े बुजुर्ग भी छोटे लग रहे थे। राक्षस के सिर के दोनों ओर से 2 काले सींग निकले हुए थे। यह आकृति शब्द दानव के अवतार की तरह लग रही थी। आकृति ने गुर्राहट की, जिससे उसके 2 लंबे नुकीले दांत दिखाई दिए। ब्लड प्रिंस, माइकल ने ट्रिस्टा को एक कदम पीछे हटते हुए सुना, जो सिर से पैर तक डर के मारे पसीना बहा रही थी। सिस्टम, माइकल ने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम पर चिल्लाया। उसी समय ब्लड प्रिंस माइकल पर टूट पड़ा, जिससे उसके और माइकल के बीच की पत्थर की मेज नष्ट हो गई। दुर्भाग्य से ब्लड प्रिंस की गति माइकल और कमरे में मौजूद सभी लोगों की सीमा से परे थी। यहाँ तक कि सिस्टम भी इतना तेज नहीं था कि माइकल को समय पर टेलीपोर्ट कर सके। नतीजतन माइकल के हॉल से गायब होने से ठीक पहले ब्लड प्रिंस माइकल की छाती पर मुक्का मारने में सक्षम था। टेलीपोर्टेशन। हम्फ, ब्लड प्रिंस ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ डार्क लॉर्ड की आवाज़ जैसी थी, लेकिन कई गुना ज़्यादा शैतानी, दुष्ट और धमकी देने वाली। ब्लड प्रिंस ने अपनी उंगली चटकाई, क्योंकि सेबर द्वारा बनाया गया गोला टुकड़ों में बिखर गया। एक बार फिर घना काला अंधेरा उन्हें घेर लिया। आमतौर पर पिशाच अंधेरे में देख सकते थे, हालांकि ब्लड प्रिंस द्वारा बनाए गए अंधेरे ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से अंधे हो गए। नहीं, 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 नहीं। लेनोरा की अचानक चीख ने बुजुर्गों को चौंका दिया। उसकी चीख अचानक रुक गई क्योंकि उन सभी ने मांस के फटने की आवाज़ सुनी। बुजुर्ग इस भयानक आवाज़ से अनजान नहीं थे, लेकिन जब उनमें से एक के साथ ऐसा हुआ तो वे सभी डर से कांप उठे। थोड़ी देर बाद हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया।
बुजुर्ग तब तक वहीं रहे जब तक उनके चारों ओर की मशालें टिमटिमाने लगीं। अंत में एक मशाल जल उठी और जब ऐसा हुआ तो बुजुर्ग लगभग डर के मारे चीख पड़े। ब्लड प्रिंस एक सिंहासन पर बैठा था जहां माइकल और गया थे। वह मांस के एक बड़े टुकड़े को कुतर रहा था जो मानव जांघ जैसा दिखता था। उनके दिल उनकी छाती से टकरा रहे थे। धीरे धीरे उनकी निगाहें ब्लड प्रिंस पर पड़ीं। उसके हाथ में एक सिर था, लेनोरा का सिर। लेनोरा की गर्दन से खून टपक रहा था। नाइटवॉकर्स के नए युग में आपका स्वागत है। ब्लड प्रिंस ने अपने नंगे हाथ से लेनोरा का सिर कुचल दिया। इससे एक भयानक क्रंच पैदा हुआ जिसके बाद शैतानी हंसी फूट पड़ी। सिस्टम ने तुरंत माइकल और गया को मेजरोथ महल के मैदान में टेलीपोर्ट कर दिया। ब्लड प्रिंस के मुंह की ताकत ने उन्हें महल के मैदान में दिखाई देने के बाद भी उड़ा दिया। वे दोनों जमीन पर गिरे, कुछ मिनटों तक घास के मैदान में टकराते रहे जब तक कि वे रुक नहीं गए। गया अपने पैरों पर वापस कूद गई क्योंकि उसे चोट नहीं लगी थी। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ देखा कि माइकल ठीक है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह जमीन पर था, कांप रहा था। उसकी छाती से ऐसा धुआं निकल रहा था मानो किसी ने उसके कपड़ों में आग लगा दी हो। इंसान, गया चिल्लाया। माइकल के बगल में जमीन पर गिरते ही उसके घुटने जेली में बदल गए। माइकल की छाती पर बड़ी मुट्ठी साफ देखी जा सकती थी। खूनी राजकुमार की मुट्ठी ने उसकी छाती पर जलने का साफ निशान छोड़ दिया। इसके अलावा घाव ने माइकल की त्वचा को खा लिया। गया ने देखा कि माइकल के मुंह से काला झाग निकल रहा है। अचानक घबराहट से उसका दिल दहल गया। उसने उसके मुंह में बहुत सारी औषधियां खाली कर दी, उम्मीद है कि वे उसे ठीक कर देंगी। हालांकि औषधि का माइकल पर कोई असर नहीं हुआ। तीसरी बोतल उसके मुंह में खाली करने के बाद भी उसकी छाती से धुआं निकल रहा था, जलते हुए मांस की तेज गंध आ रही थी। प्रोफेसर स्टीनमेयर, गया ने गिलरिन को देखने के लिए सिर एक तरफ झटका। जब उसने माइकल को जमीन पर देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह माइकल की ओर दौड़ा। उसे क्या हुआ? गिलरिन घबरा गई। मुझे नहीं पता, मैंने उसे ऐसे पाया। गया को यह भी नहीं पता था कि वह गिलरिन को कैसे जवाब दे पाए। सदमे में उसका दिमाग खाली हो गया था। हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा अभी। गिलरिन ने माइकल को अपनी बाहों में लिया और अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। गया को कोई और विकल्प नहीं दिखा। वे मुड़ने ही वाले थे कि गया ने अंधेरे से बाहर निकलते हुए एक और आकृति देखी। लंबे काले लबादे और बालों के साथ प्रोफेसर लेन रात में गिरगिट की तरह घुल मिल गए। प्रोफेसर लेन, गिलरिन चिल्लाए। प्रोफेसर लेन गिलरिन के पास आए। हे भगवान, प्रोफेसर लेन ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। अस्पताल उसे नहीं बचा सकता। उसे अभी मेरे कार्यालय में ले आओ, प्रोफेसर लेन ने गिलरिन को निर्देश दिया। पहली बार गिलरिन ने प्रोफेसर लेन की आवाज़ में थोड़ा डर देखा। गिलरिन ने बिना समय बर्बाद किए हवा में ऊपर चढ़ते हुए कहा, उसे क्या हो रहा है? गया अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया। ब्लड प्रिंस, प्रोफेसर स्टीनमेयर, उसे ब्लड प्रिंस ने मुक्का मारा था। तुम्हें यह नहीं पता है ना? प्रोफेसर लेन ने भावशून्यता से उससे पूछा। प्रोफेसर, गिलरिन की चीख ने गया को बचा लिया। उन्होंने जल्दी से गिलरिन की ओर देखा तो माइकल का शरीर बेतहाशा हिल रहा था।